आवाज़ वाला इश्यू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। देखिए ये चैप्टर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है आज का, और आरएस और सीईटी वालों के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। और हमेशा एग्जामिनर जो है वो इस चैप्टर से सवाल पूछा इसलिए जाता है क्योंकि ये चैप्टर जो है वो पूरा ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। आरएस में एक सर्विस भी है बीडीओ वाली, जब आप बीडीओ बनते हो तो इस सेवा में आपको काम करने का मौका मिलता है। तो चैप्टर जो है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। जो भी क्लासेज है उनसे संबंधित नोट्स जो है वो मैं मतलब मेरा जो चैनल है सुरेश पुरोहित ऑफिशियल, इस पर शेयर कर रहा हूँ। तो अगर ये जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर जो है ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है ना, क्लास के बाद में। देखिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, इसकी 2 विंग है। मंत्री तो एक ही होता है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो विभाग है उसमें जो मंत्री होगा वो तो एक ही होगा, ठीक है, एक मंत्री होता है। और इनका जो मुख्यालय होता है वो मुख्यालय भी एक ही होता है। अभी मुख्यालय जो है वो जयपुर में है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग। लेकिन इसकी 2 विंग है। एक विंग है जिसको कहते हैं ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट, और एक है पंचायती राज विभाग। ग्रामीण विकास जो है विभाग जो है वो रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ काम करता है। जैसे गांवों के लोगों में आय की वृद्धि करनी हो, है ना, या गांवों में जो है रोड या फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई, है ना, या गांवों में एम्प्लॉयमेंट देना हो, तो ये सारे जो काम हैं या इससे जुड़ी हुई योजनाएं जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है। पंचायती राज विभाग जो है इसका मुख्य काम है पंचायत है। जैसे गांवों में 3 तरीके की पंचायतें हैं, एक आपकी ग्राम पंचायत है, एक आपकी पंचायत समिति है और एक आपकी जिला परिषद है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों को जो फंडिंग मिलती है, तो फंडिंग जैसे आपने 15वां वित्त आयोग, एक तो केंद्र सरकार से फंडिंग मिलती है, तो उन्होंने 15वां वित्त आयोग के तहत जो है वो पंचायतों के लिए फंडिंग की व्यवस्था की है। एक आपका जो है राज्य वित्त आयोग, जैसे राजस्थान में 6ठा वित्त आयोग है, श्रीमान प्रद्युम्न सिंह जी साहब की अध्यक्षता में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि पंचायतों को क्या पैसा मिलना चाहिए, पैसा आएगा तभी वो काम कर पाएंगे। तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पैसा वहाँ से आता है, इन पंचायतोों को वहाँ से पैसा मिलता है। ये खुद भी कुछ पैसा जनरेट कर सकते हैं, कुछ छोटे मोटे टैक्स लगाकर। गाँवों में जैसे मेले वगैरह लगते हैं तो वहाँ से भी जो पंचायत की ओर से जो रसीदें पड़ती है तो उसमें भी पैसा पंचायतों को मिलता है, ठीक है। और इनसे जुड़ी हुई योजनाएं कुछ हैं, जैसे पंचायतों में अगर ग्राम पंचायत भवन बनाना हो वगैरह बनाना हो, पंचायत समिति पर अंबेडकर भवन बनाना हो, तो ये सारी योजनाएं जो है वो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आती है। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दूं कि भाई ये डिपार्टमेंट जो है, इस डिपार्टमेंट की यात्रा कैसे हुई है, ये डिपार्टमेंट बना कैसे है, इसको अपन थोड़ा बहुत देखें। तो देखो गांवों से सरकार ने गांवों पर, स्पेशली गांवों पर काम करने के लिए, ऐसा नहीं था कि सरकारें गांवों में काम नहीं कर रही थी। जब से राजस्थान का एकीकरण हुआ है तब से आप देखोगे तो गांवों में बिजली देनी हो, सड़क बनाने का काम शुरू हो गया था। लेकिन कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जो केवल गांवों के विकास के लिए काम कर रहे। तो सबसे पहले आप देखोगे तो 1971 में 1971 में एक विशिष्ट योजना संगठन बनाया था, एक स्पेसिफिक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसका काम ये था कि भाई हम गांवों के लिए जो भी काम करेगा, गांवों में सड़क वगैरह बनाने का काम जो है वो विशिष्ट योजना संगठन जो है उसको दे दिया गया था। 1979 में इसका नाम चेंज हो गया था और नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये 1979 में इसका नाम चेंज कर दिया था। उसके बाद 1 अप्रैल 1999 को इसका नाम फिर चेंज कर लिया और इसका नाम केवल लिखा ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये 1 अप्रैल 1999 में इसका नाम हो गया। 23 मार्च 2006 से अब तक इसका नाम जो आप वर्तमान में पढ़ रहे हो वो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। जैसे आप बीडीओ सर्विस, जब आप बीडीओ बनते हो, इस डिपार्टमेंट में जाने का एक सिंपल सा तरीका है, आप आरएस का एग्जाम क्लियर करिए और उसमें आप जो है रूरल डेवलपमेंट वाली सर्विस जो है वो आप ऑप्ट करिए और आप बीडीओ बनोगे और बीडीओ बनकर आप गांवों के विकास के लिए, पंचायती राज के लिए आप अच्छा सा काम कर सकते हो। यानी कि इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत रहकर इस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई योजनाओं को आप लागू कर सकते हो। तो अगर यात्रा के रूप में देखें तो 1971 में ये हमने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जो गांव के लिए काम करता था और उसका धीरे धीरे नाम चेंज हुआ। 1979 में ये नाम हुआ, 1 अप्रैल 1999 को ग्रामीण विकास विभाग हुआ और
23 मार्च 2006 से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नाम हो गया। अभी जो आप सारी योजनाएं देखने वाले हो, इन सारी योजनाओं को क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी जो है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, उनके नाम से सारी योजनाएं जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। इस विभाग का मुख्यालय जयपुर है, ठीक है ना। और इस विभाग के अंतर्गत 3 बड़े संगठन भी काम कर रहे हैं। इन तीनों संगठन की भी मैं बात करूंगा अभी, ठीक है। उसमें एक है राजीविका। राजीविका अभी आएगा। तो राजीविका का गठन जो है वो केंद्र की एक योजना थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके तहत जो है राजीविका का गठन किया गया था, जो गांवों में लोगों की आय वृद्धि करने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए काम कर रही है। ये बेसिकली ग्रामीण विकास विभाग है। देखो मैंने बताया कि 2 शाखाएं हैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज की, उसमें हम ग्रामीण विकास विभाग को देख रहे हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग का कुछ इस तरीके से गठन हुआ है। ये मुख्यालय पूरा जयपुर में है, ठीक है। अब ये जो ग्रामीण विकास विभाग है, इसको हमें पढ़ना कैसे है? सर्वे को हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपका मेंस में भी सवाल आ जाए इस तरीके से, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी हुई कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ संगठन है जो गांवों में स्पेशली काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। उसमें एक तो है राजीविका, जिसको राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद कहेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। एक है राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह बोर्ड, गांवों में जो बारल लैंड है, जो वेस्ट लैंड आप कहते हो, तो उसका विकास कैसे किया जा सकता है? क्या वहां पर हम जो है कुछ तेलीय पौधे वगैरह उगा सकते हैं? तो बायोफ्यूल प्राधिकरण और बंजर भूमि विकास बोर्ड दोनों मिलकर काम करते हैं। अगर आप उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसमें दोनों का अच्छा खासा जो है कनेक्शन बिठा रखा है। एक है गांवों में चरागाह का विकास करना, जैसे गांवों में गाय वगैरह खड़ी होती है, भैंसे वगैरह, वो चरागाह होता है ना, तो उसका किस तरीके से विकास किया जा सकता है? तो बेसिकली राजस्थान बंजर भूमि और चरागाह बोर्ड का काम करता है। एक है बायोफ्यूल प्राधिकरण। बायोफ्यूल प्राधिकरण क्या करता है कि जो तेलीय पौधे होते हैं, जैसे आपका रतनजोत हो गया, करंज हो गया, महुआ हो गया, नीम हो गया, उससे तेल निकालते हैं और उस तेल को हम पेट्रोल और डीजल में यूज करते हैं, बायोफ्यूल ब्लेंड करते हैं, मिश्रित करते हैं। तो ये जो बायोफ्यूल प्राधिकरण है, ये क्या करता है कि गांवों में ऐसी बंजर भूमि जहां पर हम रतनजोत, करंज वगैरह उगा सकते हैं, तो बायोफ्यूल प्राधिकरण जो है ये बेसिकली ये काम करेगा। तो गांवों के विकास में ये 3 बड़े संगठन है, राजीविका, राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह बोर्ड और बायोफ्यूल प्राधिकरण, जो सीधे सीधे इस डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं और काम करते हैं, ठीक है ना। गांवों के विकास के लिए कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो सेंटर द्वारा स्पॉन्सर है और कुछ ऐसी योजना है जो स्टेट द्वारा है। स्टेट का मतलब ये है कि 100% पैसा जो है वो स्टेट खर्च कर रहा है, जिसमें केंद्र से 1 रुपया नहीं मिल रहा है, और केंद्र ने ही, राज्य ने ही शुरू की है और राज्य ही इसको लागू कर रहा है। ऐसी योजनाओं में जैसे विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना, मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री। तो ये योजनाएं जो है ये राज्य सरकार की है और सारा पैसा 100% पैसा जो है वो राज्य सरकार खर्च कर रही है, क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर है। कुछ ऐसी योजना है जो केंद्रीय प्रवर्तित योजना, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में मोटा मोटा जो फंडिंग है वो ये है कि 60% पैसा तो सेंटर दे रहा है और 40% पैसा जो है वो स्टेट दे रहा है 99% योजनाओं में। एक योजना ऐसी है, 1-2 योजना जिसमें फंडिंग का पैटर्न अलग है, जैसे मनरेगा में, तो मैं आपको बता दूंगा जहां पर भी फंडिंग का पैटर्न अलग होगा तो बता दूंगा। केंद्र की योजनाएं जैसे मनरेगा है, मिशन अमृत सरोवर है, पीएम जनमन है, पीएम आवास योजना ग्रामीण है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, सीमा क्षेत्र विकास योजना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। ये केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं जिसको हमें देखना है। शुरू करते हैं सबसे पहले संगठन से। संगठन खत्म हो जाएगा, उसके बाद राज्य प्रवर्तित योजनाएं, और राज्य प्रवर्तित योजनाएं के बाद में केंद्रीय प्रवर्तित योजना। अब आपके उसमें ये होगा कि सर्वे में ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पूरा सर्वे आपका कंप्लीट हो जाएगा जब मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप सर्वे को देखोगे तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं राजीविका से, जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद। राजस्थान ग्रामीण विकास आजीविका परिषद, देखो नाम देखो, ग्रामीण विकास आजीविका, कि गांवों में लोगों की जो लाइवलीहुड है, जो आजीविका है, उसमें वृद्धि करना। और गांवों के लोगों की आजीविका में वृद्धि कैसे की जा सकती है? 2 तरीके से।
एक तो ये है कि गांव के जो लोग हैं जो उद्योग धंधे कर रहे हैं उनको आप लोन दे दो। गांवों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो ग्रुप में काम कर रहे हैं, स्पेशली महिलाएं, उनको लोन वगैरह दे दो। गांवों के लोगों को आप सीधा सीधा रोजगार दे दो। केंद्र ने एक योजना शुरू की थी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। और उसमें यह था कि भाई गांवों के लोगों की आजीविका में वृद्धि की जाए। तो राजस्थान सरकार ने उस पर इंटरेस्ट लिया था। उसमें इंटरेस्ट का मतलब उस पर जो है राजस्थान सरकार ने, मैं कहूँगा कि बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी की थी। और राजस्थान सरकार ने जो है उस राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राजीविका का गठन किया। राजीविका का गठन जो है वो राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये एक सोसाइटी है। ये क्या है बेसिकली, राजीविका क्या है, एक सोसाइटी है जिसका गठन अक्टूबर 2010 में किया। इस सोसाइटी की अध्यक्षता जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री होते हैं, ठीक है ना। और फिर इसकी एक गवर्निंग काउंसिल भी होती है, शासी परिषद भी होती है। उस शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव। ये तो इसके बेसिकली इसका ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई अक्टूबर 2010 में गठन हुआ है। ये एक सोसाइटी है क्योंकि इसका गठन जो है वो राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत हुआ है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और उपाध्यक्ष इसके मंत्री ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के होते हैं। ये बनाई क्यों थी? तो सबसे पहले आजीविका पर एक मिशन शुरू करना है। आजीविका, लोगों की आजीविका में वृद्धि करनी है, तो उसके लिए मिशन तो केंद्र ने शुरू किया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो इसके तहत इसको लाया। राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य था। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसने आजीविका पर अपना पहला मिशन शुरू किया था। और इसमें पूरी तरीके से गांवों में आजीविका बढ़ाने का काम राजीविका को दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, इसका उद्देश्य आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये संगठन क्या काम करता है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण निर्धनों को, जो गांव के जो निर्धन है, उनको स्थायी आय, एक ऐसी स्टेबल इनकम दे दी जाए। और ये स्टेबल इनकम कैसे हो? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आधारित। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि 5-6 लोगों का, 10 लोगों का, 20 लोगों का ग्रुप होता है जो मिलकर कोई काम करते हैं। जैसे गांवों की महिलाएं मिलकर मान लो आम पापड़ बना रही है, ठीक है ना, या गांवों के जो है मिलकर लोग जो है, महिलाएं जो है मिलकर, मान लीजिए जैसे आपने नाम सुना होगा रूमा देवी जी का, बाड़मेर में जो कसीदाकारी का काम करके जो वो कपड़े बनाते हैं, ठीक है ना, जो हस्तशिल्प बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। तो वो गांवों का बेसिकली एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर हम रोजगार दे दे, कैसे कि इनको लोन चाहिए तो लोन दे दो। तो ये जो है राजीविका मिशन जो है, उनके पास में एक रिवॉल्विंग फंड है। उस रिवॉल्विंग फंड से ये 75,000 रुपये भी देते हैं उनको, ठीक है, इनिशियल स्टेज में। फिर 15,000 रुपये भी देते हैं। बैंकों से लोन दिलवाने में भी मदद करता है। फिर इनका जो प्रोडक्ट बन गया, उन प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे? मार्केटिंग करेंगे। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं आज के टाइम पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। सरकार ने एक और काम किया बढ़कर। वो क्या काम किया आप समझिएगा इसको, कि आपने सुना होगा कि गांवों में एक अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है। गांवों में आप जाओगे तो 8 रुपए में भोजन दिया जा रहा है। गांव के जो गरीब है, जो निर्धन है, उनको 8 रुपए में भोजन सुबह भी दिया जाता है, 8 रुपए में भोजन शाम को भी दिया जा रहा है। कई चयनित ग्राम पंचायतों में यह योजना चल रही है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का पुराना नाम इंदिरा रसोई योजना, आपने सुना होगा, ठीक है। पहले शहरों में लागू थी, अब गांवों में भी लागू है। एक चीज आपको बड़ी मजेदार लगेगी कि अगर आप अपने गांव में जाओगे तो आप देखना वहां पर जो सारी जो अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है वो महिलाएं चला रही है। आप देखना वो महिलाएं क्यों चला रही है? क्योंकि सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना में अब ये 100% कंपलसरी किया है कि गांवों में जो अन्नपूर्णा रसोई योजना चलेगी वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा ही चलाई जाएगी। तो मतलब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा चलाई जाएगी। तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है सरकार क्या देती है? उनको क्या देती है? वेतन देती है, उनको पारिश्रमिक देती है। इनकी स्थायी आजीविका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो राजीविका जो है, और वो योजना राजीविका को हैंडओवर कर दी है कि भाई आप इसको चलाइए आगे। और राजीविका किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास विभाग के तहत। तो सेल्फ हेल्प आधारित विकास, वित्तीय और चिन्हित ऐसी योजनाएं जो पैसों से जुड़ी हुई है, लोन से जुड़ी हुई है, पैसा मतलब लोन से जुड़ी हुई है, या गांवों में कोई चीज देने से जुड़ी हुई है, तो उन तक वो चीज पहुंचाने का काम जो है वो राजीविका करता है। क्या कौन काम करता है? तो राजीविका करता है। राजीविका क्या करता है कि केंद्र की 2 बड़ी योजनाओं को लागू कर रहा है।
अभी वर्तमान में केंद्र की दो बड़ी योजनाओं को लागू कर रहा है। एक जिसको कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मैंने बताया था कि राजीविका का गठन ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू हुआ है। तो केंद्र की जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसमें 60% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, 40% पैसा राज्य सरकार दे रही है, और राजस्थान के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में लागू है। ये योजना भी राजीविका द्वारा ही लागू की गई है। और सर इस योजना में काम किया जा रहा है, काम अभी आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली क्या करते हैं। उनको ट्रेनिंग देने का काम, और उनको रिवॉल्विंग फंड से 75,000 रुपये देने का काम है, ठीक है। उनकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने का काम है, ठीक है ना। वो सारा काम जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्किल्स वगैरह देने का काम हो रहा है। एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, कि गांवों को हम इकोनॉमिकली कैसे ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है ना। तो वही गांवों के लोगों की आय वगैरह बढ़ा दीजिए, ट्रेनिंग दे दीजिए वगैरह। तो वो योजना जो है ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें 60% पैसा केंद्र दे रही है, 40% पैसा राज्य दे रही है। लेकिन ये पूरे राजस्थान में लागू नहीं है, राजस्थान के 9 जिलों के 36 ब्लॉक में, ब्लॉक यानी पंचायत समितियों में लागू की गई है। तो बेसिकली राजीविका 2 योजनाओं को लागू कर रही है जो केंद्र की है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर राजीविका ने, हेलो आवाज आ रही है ना क्लियर? राजीविका ने अब तक काम क्या किया है, या राजीविका ने अब तक डेवलपमेंट कैसे किया है, तो आप देखोगे तो राजीविका जो है वो राजीविका ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशनों का गठन किया, सामुदायिक संगठनों का गठन किया। सामुदायिक संगठन क्या होता है? सामुदायिक संगठन जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप, 10-15 लोगों का एक संगठन है, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, हम आपको काम देंगे। फिर ग्राम संगठनों की स्थापना, कई ऐसे रूरल डेवलपमेंट बनाए गए, रूरल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जो रोजगार सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्लस्टर फेडरेशन का काम किया कि क्लस्टर लेवल पर हम काम करेंगे। 1040 इन्होंने क्लस्टर बनाए हैं जो गांवों में विकास से संबंधित काम कर रहे हैं। रिवॉल्विंग फंड से पैसा दे रही है, बेसिकली यहाँ से रिवॉल्विंग फंड से जो है वो अगर उनकी आजीविका का संवर्धन करना है तो 75,000 रुपए देते हैं, और 15,000 रुपए वो एक मुश्त सहायता देते हैं। तो रिवॉल्विंग फंड से ये 75,000 रुपए दे रहे हैं किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को। मान लीजिए गाँवों की 10 महिलाएं हैं, वो मान लीजिए अचार बनाने का काम शुरू करना चाहती, तो 75,000 रुपए बहुत है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। कुछ अपने तरीके से उन्होंने जोड़ लिया, इन्होंने राजीविका ने 75,000 रुपए दे दिए। फिर वो कहे कि भाई हमें अचार को पैक करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मतलब वो कांच की बोतल वगैरह, हमें उसकी ब्रांडिंग करनी है वगैरह करनी है, तो उसमें भी राजीविका उनकी मदद करती है, ठीक है ना। कुछ नए काम भी किए, कुछ ऐसे काम जो पहले नहीं किए थे। तो जैसे इन्होंने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का गठन किया, बिजनेस व्यवसायिक संवाददाता। व्यवसायिक संवाददाता क्या करते हैं? गांव के लोगों से बातचीत करते हैं कि भाई आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्या पोटेंशियल है आपके इस एरिया का, हम आपको लोन दे देंगे, आप आ जाइए। आप कोई महिलाएं हैं, 10 महिलाएं ऐसी है जो पहले से ही काम कर रही है, पापड़ बना रही है, बेच रही है, लेकिन पता ही नहीं है कि भाई राजीविका जैसा संगठन भी है। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जाकर उनसे मिलते हैं कि भाई हम आपकी मदद कर सकते हैं क्या आपका ये अचार जो है वो फॉरेन में भी बिक सकता है, क्या हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, कि मार्केटिंग कर सकते हो बिजनेस। फिर एक डीजी पे सखी क्या है कि जो छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप है गांवों के, वो भी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो उनके लिए एक डिजिटल पे सखी जो है वो डीजी पे सखी नाम का एक नया ऐप बनाया है, जहां पर जाकर आप ऑनलाइन पेमेंट वो उनको किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा सुरक्षा सखी में क्या है कि गांवों की महिलाओं को ये भी डर है कि भाई हम जहाँ काम करते हैं वहां पर जो है क्या हमारे साथ किसी प्रकार की सुरक्षा की अनहोनी तो नहीं हो जाए, है ना, असुरक्षा का भाव तो नहीं है क्या। वहाँ कई लोग कि मैं वहाँ जाकर उस गांव में जाकर बिजनेस तो करेंगे, या मान लीजिए महिला एक गांव जाकर दूसरे गांव में जो है वो कोई प्रोडक्ट को बेचती है, तो उनको ये डर है कि भाई आने जाने में लेट हो जाएगा, पता नहीं उस गांव के लोग कैसे होंगे, उस गली के लोग कैसे होंगे। तो सुरक्षा सखी में जो है ऐसी महिलाओं को उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। और सुरक्षा सखी का मतलब उनकी एक दोस्त होगी। ये सुरक्षा सखी में दोस्त कौन होगी? आमतौर पर कोई पुलिस डिपार्टमेंट से हो सकती है ना, कोई ऐसी महिला जो अगर उनको कॉल कर सकते हैं कि हमारा काम ये यहाँ करवाने के लिए आए थे, हम प्रोडक्ट बेचने के लिए आए थे, यहाँ पर हमें कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। तो सुरक्षा सखी यानी कि उनकी पुलिस डिपार्टमेंट की कोई एक अफसर या कोई कर्मचारी उनकी फ्रेंड होगी, सखी है तो दोस्त होगी उनके कांटेक्ट नंबर होंगे, उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जहाँ पर ये मैसेज कर लेंगे कि इस गांव में या यहाँ पर हम लोग फंस गए हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी इनको मदद राजीविका द्वारा दी जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा उनको जो है रोजमर्रा और स्वरोजगार के लिए जो भी पैसा चाहिए लोन के रूप में, तो राजीविका को अगर पैसा चाहिए तो राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड नाम का एक संगठन बनाया है। संगठन के बेसिकली एक बैंक है
जो पिछले 2 साल पहले ये शुरू किया गया था, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। इससे लोन जो है वो केवल महिलाओं को दिया जाता है। अगर महिला अपनी रोजमर्रा की लाइफ के लिए अगर उनको लोन की ज़रूरत है या स्वरोजगार के लिए उनको लोन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर स्पेशली उनके लिए बैंक बनाया गया है। मान लीजिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को महिलाओं के उनको लोन की ज़रूरत है और वो किसी बैंक के पास में अगर बैंक वाले ने मना कर दिया, तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया है, जहाँ पर महिलाएं अपने व्यवसाय के लिए, अपने रोजमर्रा की जरूरत के लिए यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे सकती है। इसके अलावा एक वन धन विकास योजना भी है। वन धन विकास योजना राजस्थान के 8 जिले कौन से? बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा और उदयपुर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 461 वन धन केंद्र। कि भाई ये क्या, बेसिकली आप देखोगे तो ये वो एरिया है जहाँ पर हमारी ट्राइबल, हमारे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं और वनों में जाकर वो काम कर रहे हैं। वनों से जैसे वो कंदमूल लेकर आ रहे हैं, गोंद लेकर आ रहे हैं, लकड़ी लेकर आ रहे हैं, कुछ ऐसे पत्ते लेकर आ रहे हैं जिससे पान वान में उपयोग हो रहा है। तो वन से धन, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिससे पैसा कमाया जा सकता है, वनों के ऐसे प्रोडक्ट जिससे पैसा कमाया जा सकता है। तो 8 जिले, बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर, यहाँ पर 8 जिलों में 461 वन धन केंद्र बनाए गए हैं। वो अपना प्रोडक्ट वहां जाकर बेच सकते हैं, उनको पैसा मिल जाएगा। तो ये भी काम राजीविका द्वारा किया जा रहा है। ये योजना 8 जिलों में लागू है। इसके अलावा एक उजाला मिल्क प्रोड्यूशन कंपनी का भी गठन किया गया है, जो कोटा, बूंदी, बारां, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में गठन किया गया है। ये बेसिकली दुग्ध उत्पादन में काम कर रही है कि आसपास के गांवों का दूध इकट्ठा कर लिया और जो है उसको पैकेट वगैरह बना दिए और उसमें नाम लिख लिया उजाला, जैसे अमूल दूध आता है जैसे उजाला दूध, ठीक है ना, और उसकी पैकिंग करके। तो यहाँ पर भी देखो ये 10 लोग, 10 महिलाएं, 10 पुरुष मिलकर काम कर रहे हैं। गांवों के लोग हैं, दूध इकट्ठा कर दिया। मान लीजिए आप किसी गांव से आते हो, उस गांव का ही दूध इकट्ठा कर दिया, आपने छोटी सी यूनिट लगा दी, उसमें वहीं पर पैकिंग कर दी, जैसे अमूल और सुमूल का दूध आता है, और वहीं आसपास गाँवों में आपने बेच दिया। तो उसके लिए सर टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए, तो राजीविका वहाँ पर मदद करने के लिए आ रही है। जैसे उन्होंने एक उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है, जो कोटा, बूंदी, बारां, करौली, सवाई माधोपुर और झालावाड़ क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसी एक हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी की ऐसी महिलाएं जो किसान खेती का काम कर रही है और खेती में उनके कुछ प्रोडक्ट है। मान लीजिए कुछ महिलाएं जो है वो अपने खेतों में अश्वगंधा उगाती है, मान लीजिए फूल उगाती है ना, और उनको बेचना है। तो 10-15 महिला है, 10-15 खेत है कि हम इस 10-15 खेतों में एलोवेरा उगाएंगे और एलोवेरा कंपनियों को बेचेंगे, ठीक है ना। तो जिससे वो मान लीजिए वो जेल वेल बनता है, तो उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए हाड़ौती एरिया में हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड काम कर रही है और ये भी राजीविका ने गठित की है। बेसिकली अभी 12 जिले में विशेष रूप से काम कर रही है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना, अब ये तो खूब सुर्खियों में रही योजना, इसको तो हम बेसिकली 1 घंटे की क्लास इसकी लेनी पड़ेगी क्योंकि करंट में भी है। तो लखपति दीदी योजना में भी जो है वो महिलाओं को लखपति बनाने के लिए, है ना, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो उनके लिए महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लोन भी दिया जा रहा है। अभी 5.25 लाख महिलाओं को इसमें ट्रेनिंग दी गई है कि वो कैसे अपना बिजनेस बढ़ाकर लखपति बन सकती है। तो ये कुछ राजीविका जो है कुछ बेसिकली कुछ अच्छे खासे काम कर रही है। तो ये राजीविका से संबंधित पहला संगठन जो ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है, जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है, वो राजीविका। RS मेंस में 10 नंबर का सवाल भी आ सकता है, प्री में तो खूब सारे सवाल बन सकते हैं। राजीविका गठन कब हुआ, राजीविका का गठन कौन से एक्ट के थ्रू हुआ, राजीविका जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, राजीविका का उद्देश्य क्या है। आजकल मेंस में थोड़े सवाल ऐसे आने लग गए हैं कि किसी भी योजना का सबसे पहले उद्देश्य पूछा जाता है, डेटा बाद में पूछते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो योजना हम शुरू की है उसका पर्पज क्या है, क्या वो प्रशासक को समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको उस पर्पज के थ्रू काम करना है, ठीक है ना। तो आजकल योजनाओं के उद्देश्य को ज़्यादा पूछा जा रहा है, प्री में भी इवन तक उद्देश्य पूछने शुरू हो गए, ठीक है। राजीविका द्वारा संचालित 2 योजनाएं, ये ध्यान रखना है। और राजीविका ने अब तक क्या काम किया है ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वन धन विकास योजना राजस्थान की कितने जिलों में लागू है, फिर आपकी हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी कहाँ काम कर रही है, तो छोटे छोटे सवाल भी आ सकते हैं। तो ये राजीविका पहला संगठन है। दूसरा है राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह बोर्ड। नाम देखिए आप, नाम से भी समझ आ जाएगा कि गांवों में जो वेस्टलैंड है, वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि, जहां पर कुछ भी नहीं उगता है ना। आपने देखा होगा, आप इमेजिन करिए, आप किसी गांव के हैं, लगभग हर एक कोई किसी ना किसी गांव से है। आप देखो, आप जब अपने गांवों में खेतों की तरफ जाते होंगे तो आपको कुछ जगह ऐसी दिखती होगी जहां पर कुछ नहीं उगता होगा। मारवाड़ी में कहते हैं हैजू पड़ी हो खेतर, ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं उग रहा है, ठीक है ना। वो तो उसका क्या किया जाए,
या आपने देखा होगा कि गांवों में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर वो मवेशी खड़े रहते हैं, ठीक है ना, उनका जो वो चरागाह होता है, जहाँ पर पहले मवेशी कहाँ खड़े होते थे, पहले वहाँ खड़े होते थे जहाँ पर उनको चरने के लिए कुछ मिल जाए, घास वगैरह। तो गायों के लिए चरागाह, भैंस के लिए चरागाह। तो इस बोर्ड का काम ही यही है, राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह बोर्ड, कि भाई गांवों में बंजर भूमि का विकास किया जाए और चरागाह जो है, ठीक है ना, उसका विकास किया जाए। 2009 में इसका गठन किया गया था, इस बोर्ड का ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ही 2009 में गठित किया गया था, ठीक है ना। 2016 में इसका नाम बदल दिया। 2009 में जब इसका गठन किया गया था तब उसका नाम था राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड, राजस्थान वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड। ये 2009 में जब गठन किया गया था इसका नाम था। 2016 में इसका नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह विकास, इसमें एक वर्ड नया जोड़ दिया, चरागाह, ठीक है ना। 11 फरवरी 2022 को इसका पुनर्गठन किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया है कि भाई ये और अच्छे से काम करे। क्या काम करता है, इन्होंने क्या किया, गांव स्तर पर कई सारी समितियों, कमिटियों का गठन किया गया है और ये समितियां क्या करती है, बंजर भूमि के विकास के लिए। अब बंजर भूमि क्या करती है कि ये क्या करते हैं, बेसिकली बंजर भूमि जैसे उबड़ खाबड़ है तो उसको समतल कर दिया। फिर ये कहेंगे कि ठीक है समतल तो हो गई, अब इस बंजर भूमि पे और कुछ उग सकता है क्या, तो फिर ये मदद किससे लेते हैं, बायोफ्यूल प्राधिकरण से। बायोफ्यूल, ठीक है, अथॉरिटी जो है राजस्थान में बनी हुई है, उससे ये मदद लेते हैं कि भाई काम करो, इस बंजर भूमि पर कुछ ऐसे पौधे उगा लो जो केवल बंजर भूमि पर ही उग सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ना कि बायोफ्यूल, जैसे आपका ये रतन जोत है, करंज है वगैरह है, ठीक है ना, जहाँ से एक्स्ट्रा आय सृजित की जा सकती है। तो बंजर भूमि की मदद करने के लिए एक नया संगठन बनाया है बायोफ्यूल प्राधिकरण या बायोफ्यूल अथॉरिटी। बायोफ्यूल प्राधिकरण जो है ये 2007 में गठन किया गया है। कब किया है, 2007 में। बायोफ्यूल प्राधिकरण का काम है कि राज्य में बंजर भूमि का विकास करना और बंजर भूमि में जो रतन जोत और उसके जैसे कुछ पौधे, रतन जोत के जैसे कुछ पौधे जैसे करंज, महुआ और नीम, जिनसे तेल निकल सकता है और ये तेल निकलेगा। अच्छा ये कैसे, ये प्लांट है तो ये बायो से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, बायो है, बायो प्लांट है, ठीक है ना, बायो। अब इनसे फ्यूल निकलेगा, तेल निकलेगा, तो इसको क्या कहते हैं, बायोफ्यूल। क्या कहते हैं, बायोफ्यूल। अब ये बायोफ्यूल का क्या उपयोग करेंगे, जैसे पेट्रोल और डीजल है, तो पेट्रोल और डीजल में इस बायोफ्यूल को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स कर कर जो है आपकी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जो है इसको आप जब पेट्रोल डीजल खरोगे तो वहां पर आपको मिक्स किया हुआ वो मिलेगा। अभी सरकार ने तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई है 2018 में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है वो 10% जो है वो यूज करेंगे। राजस्थान सरकार ने अभी कोशिश किया है कि हम कम से कम 5% तो यूज हम खुद यहाँ से करें, ठीक है ना। उससे क्या यूज, एक तो ये हो कि पेट्रोल डीजल जो है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, सरकार को कम आयात करना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि जब बायोफ्यूल, किसी पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल मिक्स किया जाता है ना, और आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका इंजन जो होगा ना वो 99.99% जो है वो पूरा बायोड्यूल, वो पूरा पेट्रोल और डीजल जो है उसका यूज करेगा, जिससे धुआं कम निकलेगा। आपकी जो कंबक्शन जो होता है ना इंजन में, कि भाई कोई गाड़ी धुआं कब ज़्यादा छोड़ती है, धुआं तब ज़्यादा छोड़ती है, आपने देखा होगा कई पुरानी गाड़ियाँ होती है जो स्पीड तो खूब ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे चल रही है, आवाज़ खूब आ रही है लेकिन धीरे धीरे। कई ऐसे बाइक देखे होंगे जिसमें आवाज़ तो खूब आ रही है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है और पीछे से खूब सारा धुआं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका इंजन जो है ना वो पेट्रोल और डीजल का उपयोग तो कर रहा है लेकिन उसका पूरी तरीके से उसको वो जला नहीं पा रहा है, तो उससे एनर्जी ज़्यादा जनरेट नहीं कर रही है और इसके कारण वो बाइक तेज से नहीं चल पा रहा है, केवल धुआं निकल रहा है, ठीक है ना। बायोफ्यूल अगर आप उसमें थोड़ा सा डाल दोगे तो आपका इंजन जो होगा ना वो पेट्रोल और डीजल को खूब ज़्यादा यूज ज़्यादा करेगा तो आपकी गाड़ी ज़्यादा एवरेज देगी, ज़्यादा माइलेज देगी और धुआं कम छोड़ेगी। तो बायोफ्यूल का उपयोग इसलिए किया जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं, रतन जोत, करंज, महुआ, नीम, ये बायोफ्यूल के रूप में काम किए जाते हैं और ये तेलीय पौधे हैं, ठीक है ना। तो बायोफ्यूल प्राधिकरण, अब राजस्थान में बायोफ्यूल का उत्पादन होना शुरू भी हुआ है और राजस्थान सरकार ने 2019 में एक नियम लाए हैं, राजस्थान जैव ईंधन नियम, राजस्थान बायोफ्यूल रूल लाए। इस बायोफ्यूल रूल के तहत राजस्थान में जो है बायोफ्यूल 100 नाम के जो नए जो ये बायोफ्यूल पंप जो है वो अब शुरू हो गए हैं। जैसे जोधपुर में आपको मिलेगा, ठीक है ना, आपको ऐसे छोटे छोटे ट्रक मिलेंगे जिस पे लिखा हुआ बायोफ्यूल। आप अगर
उसमें से तेल अपने गाड़ी में भरवाना चाहते हो तो भरवा सकते हो। अब उनको लाइसेंस देने भी शुरू हो गए हैं। बायोफ्यूल नियम 2019 के तहत अगर आप बायोफ्यूल का उत्पादन करना चाहते हो अपने बंजर भूमि पर, तब भी आपको इनके पास में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसी नियम के तहत आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, बायोफ्यूल प्राधिकरण आपको रजिस्ट्रेशन की कॉपी दे देगा, ठीक है ना। अगर आप उसको बेचना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस चाहिए वितरक का, तो लाइसेंस भी आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा बायोफ्यूल प्राधिकरण ने मनरेगा योजना चल रही है, तो मनरेगा योजना में भी इन्होंने कहा कि अब तेलीय पौधों का रोपण करोगे। जहां जहां आपको बंजर भूमि दिखे मनरेगा में, केवल खड्डे खोदने का काम मत करो, जहां जहां बंजर भूमि मिले उस बंजर भूमि पर क्या करो, ये जो महुआ रतन जो होते हैं उन पौधों को उगाओ। ये फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में बीज आ जाएंगे और उससे तेल निकलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ये राजस्थान बंजर भूमि और चरागाह विकास बोर्ड के कार्यों का निष्पादन, मैंने कहा ना कि ये दोनों इंटरलिंक है। क्यों? क्योंकि बंजर भूमि का अगर विकास हुआ है तो उस पर तेल के पौधे लगाने, तो ये बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी भी बायोफ्यूल प्राधिकरण को दी गई है। तो ये तीन संगठन है जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम में आते हैं, राजस्थान राज्य विकास, राजस्थान बंजर भूमि एवं चरागाह बोर्ड और बायोफ्यूल प्राधिकरण। तो ये तो हो गए आपके संगठन की बात करते हैं। अब अपन योजनाओं की तरफ चलते हैं। पहले केंद्रीय प्रवर्तित योजनाएं करते हैं, फिर राज्य वाली योजनाएं करते हैं। ऐसी योजनाएं जो ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है और इस डिपार्टमेंट के अंदर रहकर आती है, ठीक है ना। पहली योजना हम देखेंगे सेंटर वाली, ठीक है, केंद्रीय प्रवर्तित योजना। चलो देखो मनरेगा आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, मनरेगा अब सब जानते हैं मनरेगा के बारे में। देखो 2005 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ जिसको कहते हैं मनरेगा अधिनियम 2005। कहा कि अच्छा ये योजना जो है वो केवल गांवों में लागू है, शहरों में नहीं है, ठीक है, गांवों में, कि भाई गांव के जो लोग हैं, गांव के लोगों की आमदनी को बढ़ाना है, रोजगार देना है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि गांवों के लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा डाल दें। महीना हो गया 4,000 रुपये, महीना हो गया और 4,000 रुपये, महीना हो गया और 4,000 रुपये, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन ये तो तरीका अच्छा नहीं है कि बिना काम के बदले में पैसा देना तो अच्छी बात नहीं है। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक काम करें, गांवों में परिसंपत्तियों का निर्माण करवाए, कि भाई ये काम करें, गांवों के लोगों को रोजगार भी मिल जाए और गांवों में कुछ बन भी जाए। तो कहा कि गांवों में अगर कच्ची सड़क बनानी है तो मनरेगा के तहत जो है वो आसपास में खड्डे खोद कर या मिट्टी डाल दी और कच्ची सड़क बन गई, तो गांव में परिसंपत्ति का निर्माण भी हो गया, ठीक है, और जो काम किया उसके बदले में पैसा दे दिया। तो मनरेगा बेसिकली 2005 में ये एक्ट था, उस 2005 के एक्ट के तहत 2 फरवरी 2006 से मनरेगा योजना चालू की गई। राजस्थान में जब पहली बार चालू की गई थी तो राजस्थान के 6 जिले थे। अब तो ये राजस्थान पूरे राज्य में लागू है और राजस्थान के सभी जिलों में और जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में ये योजना लागू है। पहले जब शुरू किया गया था तो 6 जिले ही थे, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है कि गांवों में रोजगार देना, ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण रोजगार देंगे तो हमारा कैसा विकास होगा, समावेशी विकास होगा, समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सभी लोगों का विकास हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि भारत तो आगे बढ़ रहा है, राज्य आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका लाभ या उस विकास की धारा में कुछ ही लोग शामिल हो, ऐसा नहीं हो, सभी का विकास हो, उस जीडीपी जो बढ़ रही है उसका पैसा सब तक जाए, तो समावेशी विकास भी हो जाएगा और हमारा ग्रामीण रोजगार देने का भी सपना पूरा हो जाएगा। अब बेसिकली ये आप योजना देखोगे ना, ये योजना, तो इस योजना की जो विशेषता है, अगर आप देखोगे विशेषता है तो विशेषताएं बहुत सिंपल तरीके की है, ठीक है ना। आप देखो इसमें पहले तो इन्होंने कहा कि भाई ये योजना जो है ये ग्राम पंचायत में लागू होगी और इसके लिए अप्लाई ग्राम पंचायत का कोई भी स्थानीय निवासी उस गांव में रह रहा है। जैसे आप मान लीजिए एक गांव में रह रहे हो और आपके गांव के पास में बी गांव है, तो एक गांव का व्यक्ति एक गांव की पंचायत में जाकर रोजगार की मांग कर सकता है। एक गांव का व्यक्ति बी गांव की पंचायत में नहीं जा सकता, ग्राम पंचायत के स्थानीय जो निवासी है, ठीक है ना। आप किसी भी कास्ट के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम कितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप गांवों में रहते हो और उस ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी हो, आपको रोजगार चाहिए, तो आप गांव की पंचायत में जाइए और गांव की पंचायत में जाकर अपना वहां पर पंजीकरण करिए।
पंजीकरण करने के 15 दिन में आपको रोजगार मिल जाएगा, ठीक है ना। और 15 दिन में अगर रोजगार नहीं मिला तो आपको फिर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर 15 दिन के बाद में रोजगार नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जो रोजगार दिया जाएगा वो आपकी गांव, मान लीजिए गांव यहाँ पर है तो गांव की 5 किलोमीटर रेडियस में आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पता लगा कि रोजगार करने के लिए सुबह उठकर 17 किलोमीटर दूर चला गया कि 17 किलोमीटर जाना 17 किलोमीटर आना, ठीक है, मैं तो थक जाता हूँ इतना दूर तो वो नहीं, आपको 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको जो है वो काम दे दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि आप वहाँ पर पैदल जा सको, आ सको, ठीक है ना। वो जो भी चीज़ें है वो रोजगार आपको क्या पूरे साल भर मिलेगा, नहीं, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार मिलेगा, ब्रेक ब्रेक में आता है। इस बार आपकी बारी, अगली बार उनकी बारी, तो लेकिन साल भर में आपको 100 दिवस का रोजगार मिल जाएगा। रोजगार प्राप्त करने की ये कानूनी गारंटी है, आपको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको वो रोजगार मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये एक्ट है, मनरेगा एक्ट 2005 है, और उस एक्ट के तहत आपको एक लीगल गारंटी दी गई है, और उस लीगल गारंटी के तहत आपको काम मिलेगा ही मिलेगा 15 दिन में। अगर 15 दिन में काम नहीं मिला तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जितने दिन आपको काम नहीं मिलेगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैंने 1 तारीख को जो है मैंने अप्लाई किया, तो मुझे 1 तारीख को अप्लाई किया तो ये कहता है कि अगले 14 दिन में आपको रोजगार मिल जाएगा। 14 दिन यानी कि वो अगला 15वां दिन हो जाएगा, 15वें दिन आप काम पर आ जाओगे। इनका कहना यह है कि आपने 1 तारीख को अप्लाई किया है तो 15वें दिन आप काम पर आ जाओगे, यानी कि बीच में 14 दिन आपको रुकना पड़ेगा, 14 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा अप्लाई करने के बाद में। आप पहले दिन 1 तारीख को मैं गया, मैंने फॉर्म वॉर्म भरा, तो उन्होंने कहा कि आप 15 तारीख को आ जाना, हम कोशिश करेंगे कि 15 तारीख से पहले आपको रोजगार दे दे, आपका लिस्ट में नाम आ जाए। लेकिन 15 तारीख को तो आपका नाम आ ही जाएगा, यानी बीच में आपके कितने हैं, 14 दिन है, ठीक है। 15 तारीख चली गई और मान लीजिए आपको काम जो है वो 15 तारीख के बाद 16 भी आ गई, 17 भी आ गई, 18 भी आ गई, और काम आपको 19 तारीख को मिल गया। तो ये 4 दिन का क्या, 4 दिन आप बेरोजगार है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। क्या मिलेगा, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कानूनी गारंटी दे रखी है कि अगर आपको रोजगार नहीं मिला तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है ना। आपके काम के आधार पर मजदूरी होगी। जैसे मनरेगा में 3 तरीके के काम होते हैं, अकुशल, अनस्किल्ड, फिर आपका अर्धकुशल और कुशल स्किल्ड, ठीक है, 3 तरीके का काम है। तो जैसा काम ऐसी मजदूरी होगी। इसमें सारे जो काम होंगे, अच्छा, जो मनरेगा का जो मूल काम है, जो जिसमें ज्यादातर श्रमिक होंगे, वो अकुशल शारीरिक श्रम होगा, हाथ से काम करना है, शारीरिक श्रम करना है। इसमें जो है वो मशीनों से काम, ठेकेदारी पर रोक है, जेसीबी वगैरह नहीं आएगी, मशीनों से काम वहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप काम कर रहे हो, मान लीजिए काम करते करते जो है किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई गिर गया, किसी का हाथ पांव टूट गया, तो अगर वो मान लीजिए वो दुर्घटना में अगर वो किसी या मनरेगा पर काम करने के लिए जा रहा है, रोड पर आप देखोगे गांव में वो महिलाएं वगैरह सुबह सुबह काम पर जाती आती है, मान लीजिए पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, तो अगर दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना होने पर मुआवजा देने का भी प्रावधान इसमें इस एक्ट में किया गया, ठीक है ना। अब जहां पर भी आप काम करने के लिए जाओगे तो वहां पर छाया पानी की व्यवस्था होगी। ऐसा होगा कि धूप में काम कर रहे हो, बोले पानी, बोले मनरेगा एक्ट में पानी के बारे में लिखा गया नहीं है, पानी आप खुद लेकर आओ, ऐसा नहीं है, आपके पानी की व्यवस्था भी होगी। अगर आप बच्चा लेकर जा रहे हो, छोटा सा बच्चा, तो बच्चे के लिए वो जो झूलना वगैरह जो होता है उसकी व्यवस्था भी करवाने की जिम्मेदारी इस एक्ट में लिखी गई है, ठीक है ना। छाया है, धूप है और आसपास पेड़ पौधे नहीं है, दिन में बैठेगा, विश्राम कहाँ करे, तो छाया करने की जिम्मेदारी भी जो है संस्थाओं को यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। फिर इसका जब मनरेगा योजना का सोशल ऑडिट भी होगी कि भाई कितने लोगों ने काम किया, लोगों के अकाउंट में कितना पैसा गया, कोई काम फर्जी तो नहीं हुआ है, तो ग्राम सभा इसका ऑडिट भी करेगी और सारा पैसा जो है वो बैंक के माध्यम से या डाकघरों के माध्यम से आपके अकाउंट में आएगा। और मनरेगा के संबंध में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शिकायत है तो इसके लिए प्रभावी जन अभियोग यानी कि पब्लिक जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, शिकायत निवारण तंत्र का भी इसका गठन किया। पहले इसका नाम नरेगा था, सबने सुना होगा नरेगा, नरेगा, आज भी गांवों में कई लोग नरेगा कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसको मनरेगा क्या, मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम से, पहले इसको केवल नरेगा कहते थे, फिर मनरेगा। तो मनरेगा में महात्मा गांधी जी के नाम से ये योजना का नाम परिवर्तन हुआ, वो 2 अक्टूबर 2009 से हुआ है। तो योजना 2006 में शुरू हुई, 2006 में शुरू हुई, तब इसका नाम था नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम क्या हो गया, मनरेगा। तो पहली योजना मनरेगा जो है ये सेंटर की है और सेंटर ने ये लागू की है।
राजस्थान में ये लागू किस विभाग के अंतर्गत है? ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से। अब ये सेंटर की स्कीम है तो इसमें पैसा कैसे आता है? कि क्या जो मजदूरी करते हैं उनको सारा पैसा सेंटर देती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इस योजना पर वहन करने की जो फंडिंग है वो आप देखिए कि अगर मनरेगा में जो काम अकुशल अनस्किल्ड जो काम है, अगर कोई अनस्किल्ड लेबर का काम है तो उसका सारा वेतन 100% पैसा कौन देगा? सेंटर देगा। और 99% जो मनरेगा में काम होता है वो कौन करता है? अकुशल श्रमिक करता है, अनस्किल्ड लेबर करते हैं। तो उसकी मजदूरी देना 100% मजदूरी कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। लेकिन मनरेगा में कहीं पर ऐसा काम जो अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है, मनरेगा में कोई ऐसा काम हो रहा है जहां पर मान लीजिए कि मनरेगा में काम आ गया कि भाई ये काम करते हैं कि जो बंजर भूमि है वहां पर जो ये रतन जोत के पौधे लगाने, तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए छोटे छोटे बूंद बूंद वाले पाइप लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए मान लीजिए अर्धकुशल या कुशल श्रमिक आप बुलाते हो, तो अर्धकुशल और कुशल श्रमिक बुलाते हो तो उनकी मजदूरी का 75% पैसा जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी। अकुशल श्रमिकों का तो 100% पैसा जो है वो मजदूरी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, लेकिन अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का 75% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी। बेरोजगारी भत्ता देने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ठीक है ना? बेरोजगारी भत्ता पूरी तरीके से देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब इसमें एक नया आप सुनिए, ये एक नई चीज और जुड़ी है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि ये है मनरेगा, ठीक है? तो मनरेगा योजना शुरू की सेंटर ने 2006 में, और मनरेगा के तहत 100 दिवस का काम है, 100 डेज का काम है, ठीक है ना? अब राजस्थान सरकार ने पिछले साल एक नई योजना शुरू की जिसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब ये जो है ना, ये राजस्थान सरकार की है। अब इसमें पूरा पैसा 100% पैसा जो है वो राज्य सरकार का है। मनरेगा में तो मैंने बताया ना, पहले तो 100% है, फिर 75% प्लस 25% वो अलग अलग फंडिंग है मनरेगा में। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में क्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मनरेगा में 100% का काम करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, मनरेगा में 100% का काम करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको तो पैसा जो मिलेगा वो मनरेगा से मिलेगा, लेकिन राज्य सरकार उसको 25 दिन का अलग से रोजगार और देगी, यानी कि 125 दिन का रोजगार। 125 दिन के रोजगार में 100 दिवस का रोजगार तो मनरेगा के तहत आया। 100 दिवस का रोजगार अगर मनरेगा के तहत पूरा करते हो तो 25 दिन का रोजगार आपको राज्य सरकार खुद देगी। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये 25 दिन का वेतन कौन देगी? तो वेतन भी राज्य सरकार देगी। लेकिन उदयपुर, बारा वगैरह जो है वहां पर आप देखोगे तो एक तो सहरिया ट्राइब है, बारा में सहरिया है, गेरुआ है ना, ये 2-3 ऐसी ट्राइब है। अगर उन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिवस का रोजगार किया है तो राजस्थान सरकार उनको 100 दिवस का रोजगार और देगी, यानी उनके लिए 200 दिन का रोजगार होगा। 100 दिवस का तो मनरेगा के तहत और 100 दिवस का कहां से? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। ये 100 दिवस का रोजगार का पैसा कौन देगी? तो ये राज्य सरकार देगी, ठीक है ना? तो जैसे जो हमारी ट्राइबल बेल्ट है, हमारा सहरिया है, गेरुआ है ना, ये जो ट्राइबल बेल्ट है उदयपुर और जो बारा में रहते हैं, अगर वो 100 दिवस का काम मनरेगा के तहत करते हैं तो 100 दिवस एक्स्ट्रा काम और मिलेगा, यानी उनको साल में उनको 365 में से 200 दिन काम मिलेगा। 100 दिवस तो मनरेगा के तहत, तो 100 दिवस राजस्थान सरकार खुद देगी मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना के तहत। लेकिन इनको छोड़कर बाकी के जैसे ग्राम पंचायतें हैं, जैसे आपका कोई जिले की ग्राम पंचायत है जिसमें ट्राइबल एरिया के तहत नहीं आती है वो, तो वहां पर 100 दिवस का काम तो आपको मनरेगा के तहत और 25 दिवस का काम जो है आपको मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आपको दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहरिया, गेरुआ और कथोड़ी, इनके लिए 100 दिवस का एक्स्ट्रा काम और अन्य के लिए 25 दिवस का एक्स्ट्रा काम जो है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दिया जाएगा। वो तभी दिया जा सकता है जब आपने मनरेगा में 100 दिवस का काम पूरा कर लिया हो, ठीक है? पहली योजना आपको समझ में आई, मनरेगा, क्लियर है? दूसरी योजना जो सेंटर की है वो मिशन अमृत सरोवर। सरोवर का मतलब तालाब, ठीक है ना? सेंटर ने अभी शुरू की है ये
मिशन अमृत सरोवर। इसमें यह है कि भाई ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ है तो इसी समय ये शुरू हुई है मिशन अमृत सरोवर। इसमें यह है कि भाई प्रत्येक जिला जैसे बाड़मेर जिला है, जैसे जालोर जिला है, भरतपुर जिला है, कोई भी एक जिला, झुंझुनू है, सीकर है, ठीक है ना, कोटा बूंदी है, उदयपुर है, तो कोई भी एक जिला, प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर यानी तालाब बनाने हैं। क्यों भाई, मनरेगा का काम वैसे ही हो रहा है, तो मनरेगा के तहत बड़े बड़े तालाब खुदवा दो, ठीक है ना। थोड़ा काम मनरेगा के तहत, थोड़ा काम मशीनों के तहत भी करवा लो। तो हर एक जिले में 75 तालाब होने चाहिए, 75 तालाब, एक जिले में 75 तालाब। वर्षा का पानी हो वहाँ स्टोरेज हो, इससे हमारा ग्राउंड वाटर वो भी बढ़ेगा, वर्षा जल का संरक्षण भी हो जाएगा, इकोसिस्टम भी विकसित हो जाएगा, ठीक है ना, सारी चीजें। तो मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर का तालाब का निर्माण करना है। अब जब ये योजना शुरू की गई थी उस समय राजस्थान में 33 जिले थे, तो 33 × 75 करोगे तो पूरे राजस्थान में कितने तालाब खुदवाने हैं, तो 2475, ठीक है ना। अभी इन्होंने 3980 तालाबों की पहचान की है, जगह की पहचान की है जहां पर हम तालाब खुदवा सकते हैं, या छोटे से तालाब है उनको बड़ा किया जा सकता है। अब जिले भी बढ़ गए हैं तो संख्या भी बढ़ गई है, ठीक है ना। तालाब कितना होगा, तो तालाब 1 एकड़ में होगा। तालाब कितने में होगा, 1 एकड़, यानी कि 0.4 हेक्टेयर एरिया में एक तालाब होगा, यानी 1 एकड़ एरिया में तालाब खोदेंगे। उस तालाब में 10,000 क्यूबिक जो लीटर है वो पानी आ जाए। कितना, इसका स्टोरेज कितनी होगी, तो 10,000 क्यूबिक लीटर जो है ये जो है क्यूबिक मीटर जो है ये पानी इसमें आ जाए, इसकी धारण करने की क्षमता हो। तो मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का विकास करना है, कुल मिलाकर 2475 तालाब कितना होगा, तो 1 हेक्टेयर में होगा, 1 एकड़ में यानी कि 0.4 हेक्टेयर में होगा, जिसमें 10,000 क्यूबिक मीटर पानी आ जाए, ठीक है ना। ये मिशन अमृत सरोवर योजना है, ठीक है ना। अब केंद्र की एक और योजना है, एक मिनट, हाँ, केंद्र की एक और योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय, हाँ ये रही, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान, PM जनमन। अभी शुरू हुई है ये योजना, PM सेंट्रल की योजना है। अब इन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊं, सेंट्रल ने जो हमारे ST समुदाय है, जो हमारे अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति, और जो, एक मिनट, हाँ, अरे यार क्या हुआ इसको, हाँ, जो हमारी अनुसूचित जनजाति है उनकी जितनी भी योजनाएं चल रही थी, जो हमारे ट्राइबल जो लोग थे उनके लिए जितनी भी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को मिक्स करके एक अम्ब्रेला योजना, एक योजना, उस एक योजना के अंतर्गत छोटी छोटी सारी योजना शामिल कर दी, ठीक है ना। उस योजना का नाम लिखा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान, PM जनमन। अब अगर आप इस योजना को हम जब इंडियन इकोनॉमी में पढ़े तो इस योजना में सारे काम हो रहे हैं। क्या काम, कि जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनके लिए मकान बनाना है, तो आवास बनाने का काम भी इसमें है। इन लोगों को रोजगार देना है, हमारे इन समुदाय के लोगों को, तो रोजगार देने का काम भी इसी में है, ठीक है ना। प्रशिक्षण देना है, तो प्रशिक्षण देने का काम भी इस योजना में है। बैंक से लोन दिलवाना है स्वरोजगार के लिए, तो उसका जो उल्लेख है वो भी इस योजना में, मतलब उनको छात्रवृत्ति देनी है तो वो भी PM जनमन में लिखी गई है। राजस्थान के संदर्भ में अभी इसका क्या कनेक्शन बैठ रहा है, तो बेसिकली राजस्थान के संदर्भ में ये है कि अभी इन्होंने क्या किया है कि इस योजना के तहत जो 75 विशेष रूप से PVTG यानी कि प्रिमेटिव जो वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि कमजोर जनजातीय समूह है, कि जनजातीय जो हमारे ट्राइबल ग्रुप है, उन ट्राइबल ग्रुप में भी ऐसे ग्रुप जो काफी पिछड़े हुए हैं। जैसे आप 12 में जाओगे तो 12 में सहरिया, ठीक है ना, तो सहरिया ट्राइब बहुत पिछड़ी हुई है। अभी भी आप देखोगे तो सहरिया ट्राइब के बच्चे आपको देखोगे तो पढ़ाई में आपको नहीं मिलेंगे, बहुत नाम मात्र के मिलेंगे। सहरिया ट्राइब के बच्चे आपको उद्योग धंधों में नहीं मिलेंगे, है ना। तो ट्राइबल तो है, लेकिन ट्राइबल में भी बहुत प्रिमेटिव वल्नरेबल है, कि भाई वो बहुत ही नीचे स्तर पर है, और काफी वो ऐसे है कि उनका अगर आज ध्यान नहीं रखा गया तो वो और पिछड़ जाएंगे, ठीक है ना। उनके पास उनका आवास नहीं है, वो घुमंतु जीवन यापन कर रहे हैं, भिक्षावर्ती का काम कर रहे हैं, आपको जगह जगह वो दिख जाएंगे। तो कहा कि पहले अगर उनका विकास करना है तो पहले जो हमारे ये प्रिमेटिव वल्नरेबल ट्राइब है जो घुमंतु जीवन जीते हैं, उनको एक जगह पर स्टेबल करो। एक जगह पर स्टेबल तभी होकर रह सकते हैं जब उनका खुद का घर हो। हम सब जो है हम
हम सब अपना घर एक गांव में है, वहां पर बनाया हुआ है, इसलिए हम जगह एक जगह स्टेबल है वो हमारी, हम घूम फिर के वहां आएंगे, ठीक है ना। तो अभी ये योजना जो है सेंटर की, इसके तहत राजस्थान का जो 12 जिला है जहां पर ये सहरिया ट्राइब रहती है, तो 12 जिले की जो 8 पंचायत समिति स्पेशली, ठीक है ना, जहां पर ये सहरिया ट्राइब रह रही है, उनको घर बनाने के लिए, घर के साथ शौचालय बनाने के लिए और उनको रोजगार देने के लिए इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है कि 2.35 लाख रुपए प्रदान किए जा रहे हैं सीधे उनके अकाउंट में। पहले तो उनका खाता खोला जा रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, ठीक है ना, फिर उनके अकाउंट में 2.35 लाख रुपए ट्रांसफर किस्तों में किए जा रहे हैं, एक साथ में नहीं किए जा रहे। उसमें 2 लाख रुपए तो उनको घर बनाने के लिए, आवास देने के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसी एक योजना भी आएगी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आएगी, ठीक है ना, जिसमें 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन इसमें 2 लाख रुपए उनको घर बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। फिर घर के पास में एक शौचालय हो, क्योंकि भारत जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त होना चाहता है, हुआ भी है। राजस्थान तो 2018 में मुक्त हो गया था ओडीएफ फ्री, तो उनके पास में शौचालय होना चाहिए, तो 12,000 रुपए उनको शौचालय बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। और मनरेगा में उनको मजदूरी दी जा रही है। मजदूरी कितनी दी जा रही है उनको? 22,950 रुपए उनको मजदूरी के रूप में दिए जाएंगे, एक साथ में नहीं दिए जाएंगे, काम करवाया जाएगा उनसे। तो कुल मिलाकर 2,12,000 और 22,950 रुपए, ये कुल मिलाकर आप टोटल करोगे तो आएगा 2,35,000 रुपए। तो 2,35,000 रुपए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन के तहत 12 जिले में जो हमारी पीवीटीजी ट्राइब है सहरिया, उसको प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि उनका घर भी बन जाए, शौचालय भी बन जाए और उनको रोजगार भी प्रदान हो जाए। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का संबंध राजस्थान से कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसको भी ग्रामीण विकास विभाग ही राजस्थान का इसको लागू कर रहा है। ऐसी एक योजना जो है वो हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है। अगर आपको याद हो तो पहले एक योजना चलती थी इंदिरा आवास योजना, आपने नाम सुना होगा, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना में क्या होता था कि 70,000 रुपये दिए जाते थे घर बनाने के लिए। कितने? 70,000 रुपये दिए जाते थे घर बनाने के लिए। इस योजना में 20 नवंबर 2016 को जो हो संशोधन किया, मतलब या फिर ये आप कहेंगे कि इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन किया गया और इसको नए तरीके से लागू किया गया 20 नवंबर 2016 से, जिसका नाम हो गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ठीक है ना, या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या किया कि अब इसमें क्या ये सर हमारे एससी समुदाय के लिए, क्या हमारे एसटी समुदाय के लिए, क्या हमारे ओबीसी के लिए, क्या हमारे एमबीसी के लिए है, क्या सर ये जनरल के लिए है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी। ये योजना इन्होंने कहा कि इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे, भाई लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाएगी? तो कहा कि 2011 में एक जनगणना हुई है जिसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में हुई है, उसके तहत लिस्ट बनाई गई है, ठीक है ना, लिस्ट बनाई गई है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में उन्हीं लोगों का नाम लिखा गया है। बहुत सारे पैरामीटर है, बहुत सारे पैरामीटर है, लेकिन कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जैसे उन्हीं लोगों का नाम लिखा गया है जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं हो तो उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा। उनके पास में अगर 4 पहिया वाहन है तो उनका नाम इस लिस्ट में नहीं आएगा। उनके पास अगर 2 पहिया वाहन है तो उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। फिर उनको कि भाई किनका किनका नहीं आएगा उनका हटा, फिर किनका किनका आएगा तो आएगा उनका नाम सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस में लिख लिया। अब जो लिस्ट में नाम है उस लिस्ट के लोगों को ही इस योजना के तहत आवास बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो लाभार्थियों का चयन किससे किया जाता है? सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 है। अब मान लीजिए पहचान कर ली, अब इसमें आमतौर पर हमारे कौन आएंगे? तो हमारे एससी एसटी समुदाय के लोग या ओबीसी समुदाय के ऐसे लोग या जनरल समुदाय के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो या सामाजिक रूप से, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है, ठीक है ना, सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हो। अब इसमें 60% पैसा तो केंद्र सरकार देती है इस योजना में और 40% पैसा राज्य सरकार देती है, यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि कुल जो है वो 1,54,950 रुपए दिए जाते हैं और सीधे उनके अकाउंट में आते हैं किस्तों के रूप में। 1,54,950 रुपए, उसमें 12,000 रुपए तो दिए जाएंगे घर बनाने के लिए, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि आप जहाँ रहते हो तो आपके आसपास आप देखोगे कि तो कईयों के घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बने हैं और उसमें ये भी लिखा है कि घर आपको कैसी डिजाइन का बनाना है, आप अपनी पसंद का डिजाइन का घर बनाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है।
हम तो आपको 1,20,000 रुपए देंगे। आप घर 2 लाख रुपए वाला बनाना चाहते हो तो 2 लाख रुपए वाला बनाओ, लेकिन हम आपको 1,20,000 रुपए देंगे। आप घर 2 मंजिला बनाना चाहते हो 2 मंजिला बनाओ, लेकिन उसमें 4 लाख खर्चा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको 1,20,000 रुपए देंगे, ठीक है ना। तो उसमें 1,20,000 रुपए घर बनाने के लिए दिया जाएगा, वो भी किस्तों में आएगा, फोटो अपलोड करने पड़ेंगे। नींव भर गई क्या, नींव भर दी, पहले सीधा पैसा अकाउंट में आएगा थोड़ा बहुत, फिर कहा कि आप नींव भर दो, नींव भर दी, फिर उसका फोटो अपलोड करो, तो फिर आपको ऊपर वाला जो है वो बनाना, फिर पैसा अकाउंट में आएगा, फिर छत बन गई क्या, फिर फोटो अपलोड कर दो, फिर बाथरूम बन गया क्या, फिर फोटो, तो ऐसे किस्तों में पैसा आता है। तो घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए, शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए, और इसके साथ साथ आपकी आमदनी भी हो तो मनरेगा में 90 दिन का आपको रोजगार भी दिया जाएगा, जिससे आपको 22,950 रुपए आपको वहां पर प्रदान किए जाएंगे। आपको पता है इस योजना में भी 22,950 रुपए है ना, याद है कि नहीं है, 22,950 रुपए उस योजना में भी थे, ये रहे, ठीक है ना। ये पीएम जनमन में भी, यहाँ पर भी 90 दिन मनरेगा की मजदूरी आपको मिलेगी, और यहाँ पर भी फर्क इतना है कि यहाँ पर भी शौचालय के 12,000 ऊपर है, वहां पर भी शौचालय के, वहां पर घर बनाने के लिए 2 लाख है जनमन में, लेकिन यहाँ घर बनाने के लिए कितने हैं, 1,20,000, कुल मिलाकर आपको 1,54,950 रुपए दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में। अब एक और योजना है सेंटर की, केंद्र वाली कर लेते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक रखेंगे, आपको चाय पीनी होता है ना, जो भी ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ठीक है। तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, देखो सांसद है, ये सेंटर की योजना है, 1993-94 में शुरू की गई। अब राजस्थान में कितने सांसद हैं, तो 35 है, एमपी कितने हैं, तो 35 है, 25 तो हमारे लोकसभा से हैं और 10 हमारे राज्यसभा से। लोकसभा से सांसद है वो किसी ना किसी एरिया से आते हैं, जैसे आपके जालोर सिरोही से एक एमपी है ना, आपके जो है आप देखो तो अलवर से हैं, आपके बाड़मेर जैसलमेर से एक एमपी है, ठीक है ना, तो उनका एक एरिया है सबका। तो जो लोकसभा में आएंगे 25, उनका तो एक एरिया होता है, लेकिन जो राज्यसभा से आएंगे वो तो, राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं वो विधानसभाओं से जाते हैं, तो उनके लिए तो पूरा राजस्थानी एरिया है उनका क्षेत्र। तो लोकसभा के जो एमपी है वो तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अपने क्षेत्र में विकास करवा सकते हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो जो एमपी है 10, वो राजस्थान में कहीं भी विकास करवा सकते हैं। इनको क्या करते हैं कि हर साल, देखो एक एमपी 5 साल के लिए होता है, राज्यसभा का सदस्य आमतौर पर 6 साल के लिए होता है, ठीक है ना। तो उनको प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे कि आपको हर साल 5 करोड़ रुपए देंगे, आप अपने एरिया में काम करवाओ। और 5 करोड़ रुपए जो है वो उनके एमपी के अकाउंट में नहीं आते, एक फंड होता है उसमें होते हैं, एमपी एम्प्लेट फंड होता है, उसमें पैसा पड़ा रहेगा। अब एमपी को लगता है कि भाई मुझे इस गांव में एक पानी की टंकी बनवानी है, तो वो कलेक्टर साहब को एक लेटर लिख के देंगे, कलेक्टर साहब, जिला कलेक्टर साहब के अंडर ये पैसा रहता है फंड में, तो कलेक्टर साहब को लेटर लिख के देंगे कि इस फलाने गांव में लोगों ने मुझसे कहा कि यहाँ पर जो है पानी की टंकी नहीं है बड़ी वाली, तो मुझे पानी की टंकी बनानी है, तो मैं इस लेटर के तहत आपको सूचित कर रहा हूँ कि मेरी स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जो मुझे प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए लगते हैं, उसमें से 1 करोड़ रुपए पानी की टंकी के लिए इन गांव के लोगों को दे दिए जाए, या सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रदान किए जाए ताकि वो पानी की टंकी बना दे, या सार्वजनिक निर्माण विभाग को ये अपेक्षित है कि वो पानी की टंकी बनाने में उसकी कितनी कॉस्टिंग है वो मुझे बता दे, मान लो 2 करोड़ बताओ, 2 करोड़ रुपए उनको रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो कलेक्टर साहब के अंडर में रहेगी और कलेक्टर साहब को वो लेटर लिखते हैं, ठीक है ना। एक चीज और है कि जब भी कलेक्टर साहब को इस तरीके का प्रस्ताव पारित होता है, एमपी ने लिख के दिया कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब 45 डेज में अप्रूवल दे देते हैं, 45 दिन के अंदर अंदर उनको अप्रूवल देना होता है कि ठीक है हमने फंड रिलीज कर दिया है, या हमने ये योजना को आपके इस फंड के तहत स्वीकार कर दिया। अब ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें 100% पैसा कौन करता है, केंद्र सरकार वह करता है, क्योंकि एमपी किसके हैं, केंद्र के हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें अच्छा, राज्यसभा का सांसद होता है वो पूरे राज्य में कहीं पर भी व्यय कर सकता है, लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो देश में कहीं पर भी आपदा आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए अभी केरल के वायनाड में आपदा आई, या मान लीजिए जो है वो उड़ीसा के तट पर कोई चक्रवात आ जाए, या मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कुछ हो जाए, हिमाचल में हो जाए, या किसी भी राज्य में अगर किसी तरीके की आपदा आ जाए, तो राजस्थान का एक एमएलए, राजस्थान का एक एमपी जो है वो भी 1 करोड़ रुपए तक उनको डोनेट कर सकता है राज्य के बाहर भी व्यय करने के लिए। साल में 1 करोड़ रुपए, एक साल में 1 करोड़ रुपए डोनेट कर सकता है कि भाई वायनाड में अभी बाढ़ आई है, तो वहां पर राजस्थान का कोई एमपी 1 करोड़ रुपए डोनेट कर सकता है इस योजना के तहत, ठीक है ना।
लेकिन इस योजना का मूल रूप से उद्देश्य क्या है? इस योजना को जब लाया गया तो इसका मूल रूप से उद्देश्य यह है कि हमें सोशल और बेसिक जो हमारी जो सुविधाएं हैं उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, परिसंपत्तियों में जो एसेट्स है उसमें पैसा खर्च करना है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में पानी की टंकी बनाने में, हैंडपंप खुदवाने में आप कह सकते हो, आप जो है छोटा मोटा सीमेंट का रोड बनवाने में, ठीक है ना, गांवों में नालियां बनवाने में, ऐसा जिससे परिसंपत्ति है, एसेट, तो उसमें हमें पैसा खर्च करना है, ठीक है ना। इससे वेतन वगैरह देने के लिए वहां पैसा यूज नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट और ही है कि इसमें इनके लिए ये जरूरी है कि एक साल में, कम से कम एक साल में ये जरूरी है कि मान लीजिए एमपी साहब ने, मान लीजिए इनके पास 5 करोड़ का फंड आया एक साल में, तो 5 करोड़ रुपए उन्होंने एक साल में खर्च कर दिए, ठीक है ना। तो इनके लिए जरूरी है कि 5 करोड़ का 15% एक साल में आपको एससी समुदाय के लिए खर्च करना जरूरी है, और 5 करोड़ का 7.5% जो पैसा है वो उनको एससी समुदाय के लिए खर्च करना जरूरी है। ये लिखा हुआ है कि आपको उनके एरिया में, उनके समुदाय के लिए, एससी समुदाय के लिए 15% और एससी समुदाय के लिए हमारा 7.5% पैसा आपको एक साल में जो भी आपने खर्च किया उसका आपको वहां खर्च करना जरूरी है। ये पूरी तरीके से सेंटर की योजना है, 1993 में 94 में शुरू की गई थी, जिसका नाम है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक है सांसद आदर्श ग्राम योजना, बहुत सिंपल सी योजना है कि कोई भी गांव जो है, एक एमपी है, एक एमपी मान लीजिए, एक एमपी जो है उनका एरिया मान लो ए है, इस ए गांव में मान लीजिए उनके 400 गांव आते हैं, तो उन 400 गांव में से कोई भी एक गांव है उनको आप आदर्श गांव के रूप में विकसित करोगे, एक आइडल विलेज के रूप में विकसित करोगे। 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर इस योजना को शुरू किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना को। इस योजना का उद्देश्य है कि चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना है, और कोई भी एक जैसे गांव है उस गांव को पहले आइडल गांव घोषित कर दिया, फिर सभी गांवों को कहा जाता है कि आप इस गांव का अनुकरण करो, इस गांव जैसे बनो, ठीक है ना। तो चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना तथा अन्य उद्देश्यों में सभी वर्गों के निवासियों का जीवन स्तर, वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर, उनकी लाइफ क्वालिटी जो है, जीवन गुणवत्ता, उसमें सुधार करना वगैरह, जनता के मन में नैतिक भावनाएं विकसित वगैरह करना, ताकि वो एक आदर्श गाँव के रूप में विकसित हो सके, सभी गाँव के लोगों की सुरक्षा हो, सम्मान भावना हो वगैरह हो, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, तो वो सारा जो है इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किया जाता है। ये भी सेंटर की योजना है, ठीक है ना। अब एक योजना है जो सेंटर की है, जिसको कहते हैं सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ये भी सेंटर की है, ये भी किसकी है? सेंटर की है। एक मिनट, हाँ, इसको कहते हैं एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट। मैं आपको और अलग से पढ़ाऊंगा जब मेवात डांग आएगा राजस्थान की योजनाओं में। अभी मैं डिवाइड कर रहा हूं सेंटर की कौन कौन सी, केंद्र की कौन कौन सी, ठीक है। आवाज आ रहा है? सेंटर की कौन कौन सी और केंद्र की कौन कौन सी है। देखो सीमावर्ती क्षेत्र, अब आप देखो जैसे अपना ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। अब यहां पर पहले सीमा पर 4 जिले थे, अब 5 जिले हो गए, ठीक है। ये हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर आप देखो श्री गंगानगर, ठीक है, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो श्री गंगानगर, अनूपगढ़, आपका बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पहले सीमा पर 4 जिले थे, अब 50 जिले हो गए, तो 5 जिले हो गए। तो ये जो सीमा पर 5 जिले हैं, इन 5 जिलों में टोटल यहाँ पर 16 क्या आती है, 16 खंड आते हैं, 16 ब्लॉक आते हैं, ठीक है ना। तो अब एक मजेदार चीज देखो, सीमा पर जो हमारा बॉर्डर एरिया होता है ना, वो हमेशा कम डेवलप होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि वो बहुत दूर है, राज्य की राजधानी से भी दूर है और केंद्र की राजधानी से भी दूर है, और बॉर्डर एरिया है तो हाई सेंसिटिव एरिया है। तो आमतौर पर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर उसका कम विकास होता है, तो सरकार चाहती है कि भाई उसका अच्छे से विकास हो। तो इस योजना के तहत क्या काम किया जा रहा है, समझना इसको। इस योजना के तहत क्या कर रहे हैं कि बॉर्डर का जो एरिया है, बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक का अंदर का एरिया, इन 500 जिलों के बॉर्डर के 10 किलोमीटर अंदर तक का एरिया, ठीक है ना, 10 किलोमीटर अंदर तक का एरिया जो है, जैसे ये 5 जिले, इन 5 जिलों में बॉर्डर से ये 10 किलोमीटर का अंदर तक का एरिया है। इस 10 किलोमीटर के अंदर तक के एरिया में जो हमारे 16 खंड है, 16 ब्लॉक, इन 16 ब्लॉक में जो गांव है, पंचायत समिति जो छोटे छोटे गांव है, वहां पर अच्छा रोड, आप देखो इन एरिया पर रोड बना रहे हैं वो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है,
सुरक्षा संगठन जो है वो रोड बना रही है, और जो बीआरओ के रोड होते हैं वो बड़े शानदार होते हैं, बहुत हाई क्लास रोड बनाते हैं। रोड बनाना हो, वहाँ पर पानी की टंकी बनानी हो वगैरह हो, तो वो सीमा क्षेत्र जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत किया जा रहा है। सेंटर की योजना है। इस योजना को चलाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारा गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय में एक जो है संगठन है जिसका नाम है सीमा प्रबंधन विभाग। ये मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री में क्या होते हैं, नीचे होते हैं डिपार्टमेंट, मंत्रालय के नीचे क्या होते हैं, विभाग होते हैं। तो मिनिस्ट्री कौन सी है हमारी, गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के नीचे विभाग कौन सा है, तो सीमा प्रबंधन। ठीक है, तो आप कहोगे कि बॉर्डर डेवलपमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर काम कर रहा है, इसकी ये योजना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी 1993-94, और 1993-94 से अब तक है। राजस्थान के 5 जिले हैं, बाड़मेर है, बीकानेर है, श्री गंगानगर है, जैसलमेर और अनूपगढ़ है, और 5 जिलों के 16 खंड है, और 0 से 10 किलोमीटर तक का एरिया है, बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर तक का एरिया है, वहां पर ये काम किया जा रहा है। क्या काम होता है, तो सीमा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास करना। आधारभूत ढांचे का मतलब वही आधारभूत रोड, बिल्डिंग, स्कूलें वगैरह, भवन, पानी, पेयजल, लाइट वगैरह ये। और जो सीमावर्ती आबादी में जो हमारे लोग हैं उनको सुरक्षा भी देना है, उनमें सुरक्षा भी देना है, ताकि संतुलित विकास हो सके। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के बीच वाले जिले जो है उनका तो अच्छा विकास हो गया, और बॉर्डर वाले जो जिले उनका विकास ही नहीं है। नहीं, संतुलित एक इक्वल जो है हमारा डेवलपमेंट हो सके। पहले ये केंद्र सेंट्रल सेक्टर की स्कीम थी, पहले इसमें था कि 100% पैसा जो है वो सेंटर देती थी, लेकिन 2016 से जो है ना इसको भी 60-40 में कर दिया गया है। ये आपके लिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। पहले ये क्या थी, केंद्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम था कि 100% पैसा जो है वो कौन देती थी, तो सेंटर देती थी, लेकिन अब इसमें 2016 से 60-40% इसमें जो है वो कंसेप्ट कर दिया गया है। तो ये आपका सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सेंटर की योजना आपको समझ में आ गई, केंद्र की कौन कौन सी है, जो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम कर रही है। ठीक है ना, समझ में आ गया। एक और योजना है वो पंचायत में आएगी। ठीक है ना, तो केंद्र की कौन कौन सी योजना है, तो केंद्र की हमने देखा मनरेगा केंद्र की योजना है, लेकिन अब तो राज्य भी उसमें पैसा दे रहा है। एक तो मनरेगा हमने पढ़ी, मनरेगा राजस्थान में लागू है, मनरेगा में क्या क्या काम हो रहे हैं हमने देखा। ठीक है ना, एक मिशन अमृत सरोवर केंद्र की योजना है जो राजस्थान में लागू है, ग्रामीण विकास विभाग इसमें काम कर रहा है, क्या क्या काम होगा आपको पता ही है। एक योजना हमने देखी कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान पीएम जनमन 12 जिले में लागू है, और 12 जिले की 8 पंचायत समितियों में 2.35 लाख पैसा दिया जा रहा है, 2 लाख घर के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए, और मनरेगा में 90 दिन की मजदूरी जिसमें आपको 22,950 रुपये मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ये भी आपको पता है, इसमें आपको 1,54,950 रुपये मिलते हैं, एक 20 घर बनाने के लिए, 12 शौचालय के लिए, और 90 दिन की मजदूरी यानी 22,950 रुपये। पहले इंदिरा आवास योजना जिसमें 77,000 रुपये मिलता था, उसका पुनर्गठन हो गया है 20 नवंबर 2016 से। सांसद स्थानीय क्षेत्र, ये मैंने आपको समझा दिया, इसमें 100% पैसा सेंटर का है, इसमें 60-40 नहीं है। ठीक है ना, सांसद आदर्श ग्राम योजना 100% पैसा सेंटर का है, आदर्श ग्राम योजना है। सीमावर्ती क्षेत्र हमने देख लिया क्या है क्या नहीं है, इसमें राजस्थान के 5 जिले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके जो है ये योजना सेंटर की है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ग्रामीण विकास विभाग के तहत राज्य की कौन कौन सी योजनाएं जो है उसको हमें देखना है। ठीक है, एक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। ठीक है ना, राज्य की योजना पढ़ रहे हैं, आवाज आ रही है, क्लियर है। ठीक है, राज्य की देखो, जैसे केंद्र की कौन सी है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, केंद्र की कौन सी है, जैसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसी तरीके से राज्य की कौन सी है, विधायक स्थानीय, राज्य में होते हैं एमएलए। तो ये 1999-2000 में योजना शुरू की गई थी। पहले इसमें जैसे राजस्थान में आप देखो, राजस्थान में 200 एमएलए, राजस्थान में 200 एमएलए। ठीक है ना, तो 1999-2000 में जब योजना शुरू की गई थी तो उसमें क्या होता था, प्रत्येक एमएलए को एक साल में 2 करोड़ दिए जाते थे, फिर 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया, 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया, और 2020-21 से इनमें कहा गया कि 5 करोड़ कि एमएलए भी प्रति साल
हर एक साल जो है 5 करोड़ रुपए जो है वो अपने एरिया में खर्च कर सकता है। यानी कि 5 साल में इनको भी कितना 25 करोड़ रुपए का फंड मिलता है इस योजना के तहत। किस योजना के तहत? विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। जैसे केंद्र में अच्छा, ये किसकी है? ये 100% इसमें पैसा राज्य सरकार का है। 100% पैसा इसमें राज्य सरकार का। जैसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 100% पैसा केंद्र का था, उसमें भी 5 करोड़ है। तो 2020-21 से इसमें भी 5 करोड़ कर दिया गया है। 20-21 से योजना शुरू नहीं है, योजना तो 1999 से 2000 से है, लेकिन 20-21 में इसमें 5 करोड़ रुपए कर दिया है। प्रति वर्ष व्यय एक एमएलए कर सकता है। उद्देश्य क्या है? स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास करना, वही है पानी का टंका वगैरह जो है वो चीज बनाओ आप। नगर और ग्रामीण दोनों एरिया में लागू है। क्यों लागू है? क्योंकि एमएलए तो गांवों से भी आते हैं और एमएलए शहरों से भी आते हैं, तो सब जगह लागू है, ठीक है ना। 5 करोड़ रुपए व्यय करेंगे। अब इसमें क्या है? अब इसमें ध्यान में रखना है कि इसमें सर ये आधारभूत परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाएगा। ये आधारभूत परिसंपत्तियां क्या होगी? तो मैंने बताया जैसे पानी की, पेयजल की है, हेडपंप वगैरह, पानी के पाइपलाइन वगैरह है, छोटी छोटी सड़कें बनानी हो, है ना। कि ये कहते हैं एमएलए कोटा से सड़क बनी है, ये तो एमएलए कोटा से जो पानी का टंका बना है, तो ये एमएलए कोटा मतलब यहीं से फंडिंग आती है। जल निकास, गांवों में नालियां बनानी हो ताकि गंदा पानी बाहर चला जाए। शहरी सीवरेज, बड़े बड़े शहरों में जो सीवरेज गटर की पाइपलाइन वगैरह होती है, ठीक है ना। स्कूल के जो बिल्डिंगें बनानी हो वगैरह, भवन वगैरह बनानी हो, पानी के टैंकों की सफाई करनी हो, पारंपरिक जल स्रोतों का विकास करना है, नाड़ी टोबा जालरा वगैरह, इनका विकास वगैरह करना है। पर्यटन से संबंधित कोई मंदिर वगैरह है जहाँ पर पर्यटन का काम हो सकता है, सीढ़ियाँ बनानी हो, ऊपर जाने के लिए लाइट वाइट की व्यवस्था करनी हो, ठीक है ना। पशु हेतु पेयजल की व्यवस्था करनी हो, चिकित्सालय, बस स्टैंड गांव का बनाना वगैरह हो, या ऐसा ही कोई काम, ऐसा अन्य काम जो है वो इस योजना के तहत किए जाते हैं। इस योजना में भी, इस योजना का एक सीधा सा फंडा है। इस योजना में इन्होंने कहा है कि भाई एक साल में अगर आप 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो इस 5 करोड़ का 20% जो है वो आपको सम्मिलित रूप से एसटी और एसटी के लिए खर्च करना है। सीधा सीधा इनका फंडा है, ठीक है ना। और 20% पैसा जो है वो आपको सार्वजनिक उपयोगिता में मरम्मत के लिए खर्च करना है। अब देखो ये इन्होंने क्यों किया है कि भाई पानी की टंकी बन गई है, लेकिन पानी की टंकी बन गई तो उसकी मरम्मत भी होनी चाहिए। स्कूल की बिल्डिंग बन गई है तो स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत भी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके जो है बस स्टैंड बन गया है लेकिन बिखर रहा है, तो इन्होंने कहा कि जो 5 करोड़ रुपए आप एक साल में खर्च कर रहे हो उसका 20% पैसा तो जो पब्लिक, जो हमारी एसेट्स है, जो सार्वजनिक परिसंपत्तियां है, उनकी मरम्मत में खर्च करो। पानी की टंकी बन गई है, पानी लीक हो रहा है, उसको ठीक करवाओ। पानी की टंकी नहीं बनी है, वह नई पानी की टंकी बनाओ भाई, ठीक है ना। 100% पैसा में से 20 + 20 40% पैसा तो आपका यहाँ लगेगा। 20% पैसा तो आपका SC ST समुदाय के लिए और 20% पैसा आपको मरम्मत के लिए करना है। बाकी का जो पैसा है 60% पैसा है, उसमें आप नई चीज बनाओ ना, नई पानी की टंकी बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। उसमें क्या था? उसमें ये था कि भाई सांसद स्थानीय क्षेत्र में 5 करोड़ में से 15% हमारे SC के लिए था और 7.5% ST के लिए था। यहाँ पर 5 करोड़ में से 20% सम्मिलित रूप से ST ST कर दिया है और 20% पैसा जो है वो मरम्मत के लिए, बाकी का 60% पैसा आप नई चीजें बनाने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये भी ध्यान रखना, एक ऐसा कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो एरिया स्पेसिफिक है, जो पूरे राज्य में लागू नहीं है। अब तक जो हमने योजनाएं पढ़ी हैं वो लगभग राजस्थान के पूरे राज्य में लागू है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो एरिया स्पेसिफिक है, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम, कि वो राजस्थान, पूरे राजस्थान में लागू ना होकर राजस्थान के किसी एरिया में लागू की गई है, ठीक है ना। तो उसमें 4 बड़ी योजनाएं आती है जो एरिया स्पेसिफिक है। एक तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एक डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एक मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और एक सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य की है और 100% पैसा इसमें राज्य सरकार खर्च कर रही है, स्टेट। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 100% पैसा राज्य का है और स्टेट इसमें 100% पैसा खर्च कर रही है। मगरा में भी 100% पैसा ये राज्य सरकार खर्च कर रही है। तीनों योजना राज्य सरकार की है। लेकिन सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है, जो हमने अभी पहले पढ़ रखी है, वो किसकी है? केंद्र की योजना है। वो किसकी है? केंद्र की योजना है। और ये केंद्र की योजना है। इसमें पहले तो क्या था, 2016 से पहले तो इसमें 100% पैसा सेंटर खर्च करती थी, लेकिन 2016 से इसमें 60% पैसा सेंटर खर्च करती है और 40% पैसा जो है वो स्टेट खर्च करती है। ये चारों योजना है, इन चारों योजनाओं को क्या कहते हैं?
क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, क्योंकि ये पूरे राज्य में लागू ना होकर किसी क्षेत्र में लागू है। जैसे हमने पढ़ा था सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के 5 जिलों में लागू है, जहां पर बॉर्डर एरिया पड़ता है, वो एक क्षेत्र है। तो ऐसी एक योजना है मेवात। मेवात कहां पर है? मेवात वो है जो जहां पर मेव जनजाति रहती है। नए जिले बनने से पहले ये योजना अलवर और भरतपुर में लागू थी, क्योंकि अलवर और भरतपुर जिले में मेव जनजाति रहती थी। अब अलवर और भरतपुर वाले एरिया में उनको पुनर्गठित करके 2 नए जिले आ गए हैं, खेरतल, तिजारा और डीग। डीग, ठीक है ना, डीग जो है वो भरतपुर से ही बना है, ठीक है ना। तो अब डीग एक नया जिला हो गया है। तो अब भरतपुर हट गया, अब भरतपुर की जगह भरतपुर हट गया, मतलब भरतपुर तो जिला है, लेकिन भरतपुर में अब मेव जनजाति नहीं रहती है, डीग में रहती है, डीग जिले में। तो अब ये 3 जिलों में लागू है, अलवर, खेरतल, तिजारा और डीग में। लेकिन पुराना इकोनॉमिक सर्वे जब नए जिले बनने से पहले यहाँ पर अलवर और भरतपुर होता था, ठीक है ना। लेकिन अब भरतपुर और अलवर को मिलकर वहाँ पर नए जिले बन गए, खेरतल, तिजारा। तो अलवर, खेरतल और डीग, ठीक है ना, इन 3 जिलों में जहाँ पर मेव जनजाति रहती है उसको मेवात कहते हैं। तो उस मेवात एरिया में ये योजना लागू की गई है, मेवात क्षेत्र विकास योजना 1986-87 में लागू की गई है। मैं आपको बताऊं कि इस योजना में क्या है। ये जितने भी ये जो है ना, ये राज्य की ये 3 बड़ी योजना है ना, मेवात, डांग और मगरा, यहाँ पर काम क्या होगा? तो उद्देश्य क्या लिखा है देखो, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं, ठीक है। तो ये आवश्यक आधारभूत सुविधाएं क्या होती है? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक राजस्थान में योजना चल रही है जयश्री। कौन सी योजना चल रही है? इसको ऐसे लिखते हैं जयश्री, ठीक है। कौन सी योजना चल रही है? इस जयश्री। इस जयश्री योजना में 6 घटक है, 6 घटक है, मोटे मोटे हैं 6 घटक। ये जो 6 घटक है ना, इन 6 घटकों का काम इन 3 योजनाओं में हो रहा है। क्या कि भाई आधारभूत सुविधा कौन सी है? तो गांवों में जैसे ये कहते हैं रोशनी, तो एक तो कहा रोशनी की व्यवस्था करना, एक गांवों में स्वच्छता, तो स्वच्छता का काम करना, एक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का काम करना, फिर गांवों में जो है पेयजल, ठीक है ना, पेयजल, फिर गांवों में जो है हेल्थ, सैनिटेशन, रोशनी, स्वच्छता, रोशनी व प्रकाश, ये दोनों वर्ड लिखते हैं ये साथ में, ठीक है ना। और गांवों में जो है ये अपने क्या कहते हैं, अवसंरचना, सड़क वगैरह वगैरह ये। तो ये जयश्री योजना जो है, जयश्री योजना के जो 6 घटक है, इन 6 घटकों को जैसे आप अभी तो आपके सर्वे में तो केवल इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन आप जब इस योजना का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ते हो वेबसाइट पर जाकर, तो वहां तो खूब सारी लिखी हुई है कि जयश्री योजना के 6 घटकों को यहाँ पर लागू करना है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि आवश्यक आधारभूत सुविधा है, यानी कि वो 6 घटक जो है, उन 6 घटकों को यहाँ पर लागू किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर रोजगारों का सृजन करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाना है। ये बेसिकली काम जो है वो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। 100% पैसा इसमें राज्य सरकार का है। ये एरिया स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि पूरे राज्य में लागू ना होकर एक एरिया में, राज्य के 3 जिलों में लागू है मेवात क्षेत्र विकास योजना, ठीक है ना। एक है मेवात, अच्छा मेवात जैसी मैं और पहले बता देता हूँ। एक है डांग। अब देखो ये भी एक एरिया में लागू है, डांग क्षेत्र। डांग देखो राजस्थान में 2 ऐसी योजनाएं जो है वो 2005-06 में शुरू की गई है, एक तो डांग और एक मगरा। डांग क्या है? आप इस तरफ जाओगे, राजस्थान के किस तरफ? राजस्थान के इस तरफ पूर्वी भाग में है। तो पहले क्या था कि पहले ये योजना जो है ना वो 8 जिलों में लागू थी। पहले ये योजना 8 जिलों में लागू थी, नए जिले लागू होने से पहले। कौन से 8 जिले थे? हाड़ौती के 4, हाड़ौती के 4, हाड़ौती के 4 कौन से है? तो हाड़ौती के 4 थे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। ये हाड़ौती के 4 थे। और 4 ऊपर के थे, 4 ऊपर के थे। 4 ऊपर के कौन से थे? 4 ऊपर के थे अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो पहले तो ये 8 जिलों में लागू थी। ये 8 जिले ऐसे थे, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या चंबल नदी बहती है। तो चंबल नदी बहती है तो यहाँ पर एक तो बीहड़ खूब है, रेवाइन, ठीक है ना, रेवाइन। एक तो यहाँ पर बीहड़ खूब है, तो बीहड़ है। और बीहड़ थे तो यहाँ पर डाकू खूब रहते थे। और डाकू को क्या कहते थे? दस्यु। जैसे आपने पान सिंह तोमर वाली मूवी देखी होगी तो वहां पर बीहड़ थे, बीहड़ में वो दस्यु डाकू रहते थे। तो अच्छा बीहड़ कैसे होते हैं? बीहड़ ऐसे छोटे छोटे टीले होते हैं, ऐसे बीहड़ इधर छोटे छोटे टीले होते हैं। और इन छोटे छोटे टीलों पर क्या होता है कि छोटे छोटे टीलों पर ऐसे बबूल की झाड़ियाँ, बबूल खूब सारे उगते हैं, ऐसे बबूल खूब सारे उगते हैं, ठीक है ना। और ये समतल नहीं है, बबूल खूब सारे उगते हैं। तो बबूल, अब यहाँ पर बबूल खूब सारे उगते हैं और यहाँ पर छोटी छोटी नदियों की धारा इसमें से बहती है, ठीक है।
अब आप गाड़ी तो जा नहीं सकती है, ठीक है ना, तो क्या होगा, डाकू वगैरह क्या होगा, एमपी से चोरी की और एमपी से चोरी करके फिर यहाँ छिप गए, या यहाँ से चोरी या कुछ मारधाड़ कर दी और यहाँ छिप गए, तो यहाँ पर ढूंढना पहले मुश्किल था। यहाँ पर खूब सारे छोटे छोटे गांव है इन बीड़ों में, और इन बीड़ों में छोटे छोटे गांव है, यहाँ पर सड़कों का अभाव था, पानी की सुविधाओं का अभाव था, खेती के लिए भूमि नहीं थी क्योंकि बंजर भूमि थी। तो फिर यहाँ पर इन्होंने एक डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में शुरू कर दिया। तो क्या करते हैं, इस योजना के तहत 6 श्री योजना के, याद है जयश्री योजना के 6 घटकों पर काम किया जा रहा है। वो 6 घटक, इसके अलावा इनको क्या किया, बंजर, ये जो है ना, ये बंजर है, इनको क्या समतल कर रहे हैं, इन बीड़ों को समतल कर रहे हैं ताकि यहाँ पर खेती वेती की जा सके, रोजगारों का सृजन किया जा सके, ठीक है ना। तो ये डांग क्षेत्र, इस एरिया को डांग कहते थे, जो पहले बीहड़ क्षेत्र थे और संकुचित क्षेत्र थे जहां पर डाकू निवास करते थे, उस एरिया को डांग कहते थे। 2005-06 में योजना शुरू की गई है। पहले 8 थे, अब 9वां जिला, देखो 8 थे और 9वां जिला, ठीक है, 8 थे। अच्छा, ये अलवर नहीं था, ये धौलपुर था, सॉरी, ये अलवर नहीं था, ये कौन सा था, ठीक है, ये भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर, यहाँ पर भरतपुर और यहाँ पर धौलपुर, ठीक है ना। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर, तो ऊपर के 4 और नीचे के 4 और 4 8। अब एक नया जिला और बन गया यहाँ पर, गंगापुर सिटी। तो अब ये कितने जिलों में लागू है, तो 9 जिलों में लागू है। अब ये कितनों में है, 9, पहले 8 में थी, अब ये 9 जिलों में। तो देखो ये आ गया कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये हाड़ौती के 4 जिले हो गए। अब ऊपर देखो आप, करौली, धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर, 4 ऊपर के 8, और एक 9वां जिला कौन सा हो गया, गंगापुर सिटी। तो ये 9 जिलों में लागू है। वही आधारभूत सुविधाओं का विकास करना, आधारभूत का मतलब वही 6 घटक जयश्री योजना के, और ये भी 100% किसके द्वारा है, राज्य सरकार द्वारा लागू है। केवल ग्रामीण एरिया में ये लागू है, शहरों में लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली गांव ही है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। डांग। अब एक ऐसा एक एरिया है जिसको कहते हैं मगरा। क्या कहते हैं, मगरा। तो मगरा किसको कहते हैं, देखो आप, मगरा, मगरा जैसे आप देखो, ये राजस्थान है, ठीक है, अब राजस्थान है। अब राजस्थान के मध्य भाग में आप देखोगे तो यहाँ पर है अरावली, यहाँ पर अरावली है, ठीक है। तो मध्य भाग में जो अरावली है, यहाँ पर पहले 4 जिले आते थे, अब 5 हो गए। अब मगरा क्या एरिया के, जैसे ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है, इस तरीके से अरावली है। अब मगरा क्या होता था कि इन पहाड़ियों के बीच में, इन पहाड़ियों के मध्य मान लीजिए ये थोड़ा सा समतल भाग है, फिर एक पहाड़ी है, तो जो थोड़ा सा समतल भाग है ना, यहाँ पर लोग जाकर निवास करते थे। पहाड़ी के बीच में थोड़ा सा समतल भाग मिल गया, वहां पर लोग निवास करते थे। अब यहाँ पर भी ये समतल भाग कितना होगा, छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी खेती करने के लिए भूमि बहुत कम है। यहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, पानी की पाइपलाइन वगैरह नहीं है, पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर जनजातियां नहीं रहती है, आम लोग रहते हैं। जहां पर जनजातीय योजना कहते हैं तो उनको लाभान्वित नहीं किया गया है, ऐसा क्षेत्र क्या कहते हैं, मगरा कहते हैं। तो मगरा में पहले 4 जिले आते थे, हमारा राजसमंद आता था, यहाँ पर एक जिला राजसमंद है, एक भीलवाड़ा है, एक चित्तौड़गढ़ है और एक पाली है। ये 4 जिले मगरा में आते थे। अब 5वां जिले, एक नया और जिला नया बना है, ब्यावर। तो अब ये योजना 5 जिलों में लागू है। 5 जिलों में, पूरे जिले में नहीं है, 5 जिलों का ऐसा क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जो मगरा है। तो मगरा क्या है, हमारा दक्षिण मध्य क्यों कहते हैं, तो ये देखो दक्षिण मध्य क्यों कहते हैं, तो ये आप देखोगे तो ये दक्षिण भाग है और इसका मध्य वाला भाग है, ठीक है ना, मध्य वाला भाग है। तो राजस्थान का दक्षिण मध्य भाग जो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, और जहां पर जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के तहत कोई काम नहीं हो रहा है, और वहां पर पेयजल की समस्या है वगैरह है, खेती के लिए भूमि बहुत कम है, ऐसे क्षेत्रों को मगरा कहते हैं। इसमें 5 जिले हैं, पहले 4 जिले थे, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। 5वां नया जिला ब्यावर इसमें शामिल हो गया है। और इसमें पूरे जिले नहीं है, उनके 1746 गांव है। इन 1746 गांव में क्या काम किया जाएगा, वही जयश्री योजना के 6 घटक, जिसमें वही देखो, जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पेयजल, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये सारा काम किया जाएगा। 100% पैसा ये भी राज्य सरकार का इसमें है, क्योंकि राज्य सरकार की योजना है। अगर कोई आम व्यक्ति भी जन सहयोग देना चाहता है कि मैं इस योजना में 10 करोड़ 5 करोड़ देना चाहता हूँ, तो वो भी कोई जो बड़ा कॉर्पोरेट घराना भी इस योजना के तहत उनको लाभ दे सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम थे। और एरिया स्पेसिफिक प्रोग्राम कौन कौन से थे, मेवा क्षेत्र विकास, डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र और सीमा क्षेत्र। सीमा सेंटर वाला था, हमने पहला दे दिया। तो सीमा क्षेत्र विकास प्रोग्राम राजस्थान के 5 जिले सीमा वाले, ठीक है ना।
कौन कौन से ऊपर से आप चलो, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है ना। ये 5 जिले हैं जहां पर ये आपका काम चल रहा है सीमा क्षेत्र में। मगरा में राजस्थान का अरावली वाला जो दक्षिण मध्य भाग है, उस मगरा पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र 5 जिले, ठीक है। आपका भिलवाड़ा है, राजसमंद है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है और ब्यावर है। ये 5 जिलों में मगरा क्षेत्र। डांग इस तरफ वाला, ठीक है। वहां पर पहले 8 जिले थे, ऊपर के 4, नीचे के 4, लेकिन एक नया जिला और आ गया गंगापुर सिटी, तो अब 9 हो गए। नीचे के 4 कौन से थे? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती के 4। ऊपर से 4 कौन से थे? ऊपर के भरतपुर, आपका करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, 4 और 4 8 हो गए। नया जिला गंगापुर सिटी जुड़ गया है वहां पर। मेवात क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में। पहले ये अलवर और भरतपुर में हुआ करता था, लेकिन अब ये अलवर, खेरथल, तिजारा और डीग में है। एरिया स्पेसिफिक काम है। 100% पैसा इसमें राज्य सरकार से आ रहा है। सीमा क्षेत्र में सेंटर का आ रहा है, 60-40 हो गया है, ठीक है ना। अब एक और योजना ऐसी है, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है और मैं कहूंगा कि इस बार इसके आने की संभावना है। देखो, आपको ये ध्यान है, 2014-15 में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। अब नाम देखो आप, जन भागीदारी और विकास में, किसमें जन भागीदारी करनी है? विकास में, ठीक है ना। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, यानी कि विकास में जनता की भागीदारी करनी है, यानी कि कुछ पैसा राज्य सरकार देगी और कुछ कौन देगा? जनता देगी। पहले इसका नाम था, 14-15 में शुरू की गई, तब इसका नाम था गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना। फरवरी 2020 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम हो गया महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। अब इसमें क्या है, इसको समझो। अब इसमें क्या है? अब इसमें मान लीजिए कि कोई गांव है, उस गांव में शमशान या कब्रिस्तान बनाना है, या शमशान या कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनानी है, या शमशान या कब्रिस्तान के ऊपर वो जो है पतरे जो लगाने हैं, टीन वगैरह लगाने हैं, तो उसमें इस योजना के तहत 90% पैसा तो राज्य सरकार देगी और जनता की भागीदारी कितनी होगी इसमें? 10%। तो 90% पैसा कौन देगा? राज्य सरकार देगी और 10% पैसा जनता देगी। जन भागीदारी होगी ना, राज्य के साथ में जनता की भागीदारी, किसमें? विकास में। तो विकास किसका कर रहे हो? शमशान कब्रिस्तान की 4 दीवारी का। तो राज्य कितना देगा? 90। जनता की भागीदारी कितनी? 10 की, ठीक है ना। अब कोई अन्य परिसंपत्ति का निर्माण करना है, शमशान और कब्रिस्तान के अलावा कोई अन्य परिसंपत्ति गांव में क्या हो सकती है? जैसे बस स्टैंड का निर्माण करना हो, ठीक है, गांव में रोड लाइट लगानी हो, गांव में किसी पार्क का निर्माण करना हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? उसमें 70% पैसा राज्य सरकार देगी और 30% पैसा कौन देगी? जनता देगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही परिसंपत्ति हमारे SC ST के गांवों में करनी हो, कोई ऐसा गांव जहां पर 40% जनसंख्या SC ST समुदाय से बिलोंग करती है, कोई ऐसा गांव जहां पर, जैसे उदयपुर के आसपास किसी ऐसे गांव में गए, सिरोही में आबू रोड में कोई ऐसा गांव है जहां पर आप जाओगे तो ग्रासिया, जो हमारी ट्राइबल है, ST समुदाय के हमारे लोग हैं, वहां रह रहे हैं और उनकी संख्या 40% से ज्यादा उस गांव में है, 40% से ज्यादा उस गांव में है। और मान लीजिए जो है वहां पर जो है क्या कहेंगे कि सड़क का निर्माण करना हो, बस स्टैंड का निर्माण करना हो, तो वहां पर राज्य सरकार क्या करेगी? वहां पर जो राज्य सरकार है वो 80% पैसा राज्य सरकार देगी और 20% पैसा जनता देगी, ठीक है ना। तो 3 क्लॉज है। चौथा और मैं बताऊंगा कि भाई शमशान और कब्रिस्तान का निर्माण करना हो, भले कोई भी गांव हो, आम गांव हो या जहां पर 40% से ST SC जनसंख्या गांव निवास कर रही है, तो वहां पर 90% पैसा राज्य सरकार देगी और 10% पैसा जनता देगी। लेकिन शमशान और कब्रिस्तान के अलावा कुछ और चीज का निर्माण करना हो, लेकिन वो SC ST वाला गांव नहीं हो जहां पर 40% से ज्यादा लोग निवास करते हैं, तो 70% पैसा राज्य सरकार देगी और 30% जनता देगी। लेकिन कोई ऐसा गांव जहां पर 40% से ज्यादा ST SC समुदाय के लोग रह रहे हैं और वहां पर किसी बस स्टैंड का निर्माण करना हो, कुछ ऐसा, तो उसमें 80% पैसा जो है वो इस योजना के तहत, भाई या तो ये हो सकता है कि 100% पैसा राज्य सरकार ही दे दे, तो वो तो बजट में घोषणा होती है, लेकिन सरकार चाहेगी कि भाई इस योजना के तहत, जैसे मान लो गांव में बस स्टैंड बिल्कुल बिखरा हुआ है, अब आपके गांव के एक भामाशाह जो बहुत पैसे वाले हैं और उन्होंने कहा कि मैं गांव में बस स्टैंड का निर्माण करवाऊंगा, लेकिन मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, मैं कुछ पैसा दे सकता हूं ठीक है ना। कोई ऐसी योजना है कि उसमें कुछ पैसा राज्य सरकार दे दे और कुछ पैसा मैं दे दूं और गांव में एक बस स्टैंड का निर्माण हो जाए, और आप BDO हो
उस पंचायत समिति के, और आप ग्रामीण विकास विभाग में काम कर रहे हो बीडीओ, तो आपको कहीं से खबर मिली कि कोई ऐसा भामाशाह है, तो आपने बीडीओ साहब ने तुरंत नंबर ला के कॉल किया, अरे साहब आइए आइए, हमारे पास एक ऐसी योजना है और मैं पंचायत समिति में बीडीओ हूँ, ये मेरे क्षेत्र में गाँव आता है, हमारे पास एक योजना है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, आप अगर गांव में बस स्टैंड का निर्माण करवाना चाहते हैं तो 70% पैसा जो है वो राज्य सरकार देगी, आपको तो 30% ही लगाना है, 30% ही आपको तो लगाना है। वो कहेगा कि नहीं 30% में लगाऊंगा तो क्या बस स्टैंड पर मेरे दादाजी का नाम आएगा? आजकल देखो बस स्टैंड में नाम लिखा स्वर्गीय इनकी स्मृति में, तो नाम वहां नहीं आएगा। तो बोले नाम भी लिखवाना हो तो क्या ऐसा प्रावधान है? तो मैं आपको एक कदम और आगे लेके जाता हूँ। इस योजना का जब आप ऑथेंटिक पीडीएफ पढ़ोगे तो उसमें एक चीज और मिलती है, वो क्या है कि अगर इस योजना के तहत कोई व्यक्ति अगर किसी परिसंपत्ति पर अपना नाम लिखवाना चाहता है, अपने पूर्वजों का नाम लिखवाना चाहता है, तो उस योजना के तहत उसको 51% पैसा खर्च करना पड़ेगा। 51% पैसा वो खर्च करेगा और 49% पैसा राज्य सरकार खर्च करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाम लिखवाना हो तो 51%। तो बोला मैं तो नाम लिखवाऊंगा, तो बोला लाओ 51, 1 करोड़ रुपए का अगर बस स्टैंड बन रहा है तो 51 लाख रुपए वो जनाब देंगे और 49 लाख सरकार देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ये योजना? क्लियर है? किसी को समझा सकते हैं अपन महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना? किसी को समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते? क्लियर है कि वापस समझाओ? समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। अब राज्य की कुछ योजनाएं बाकी रही है, फिर हमारी ग्रामीण विकास विभाग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, फिर पंचायती राज। अब मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना, बहुत सिंपल सी योजना है, 2019-20 में लाई। इसमें क्या है कि जिले में देखो, जिला नवाचार, कि जिले में कोई नवाचार करना हो, जिले में कोई इनोवेशन कर रहा हो, ठीक है ना, जिले में नवाचार करना हो तो उसके लिए निधि बनाई गई है, फंड बनाया गया है, ठीक है ना, उस फंड में से पैसा निकाल करके खर्च किया जा सकता है। ये योजना कलेक्टर साहब के अधीन रहती है, ठीक है ना। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है और राज्य के प्रत्येक जिले में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कि भाई इस जिले में ये आवश्यकता है, इस जिले में ये आवश्यकता है, इस जिले के इस गांव में ये आवश्यकता है, इस गांव में सब कुछ अच्छा है, पानी की टंकी भी बनी हुई है, गांव की सड़क भी शानदार है, सब कुछ ठीक है, इस गांव में गार्डन भी बना हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इस गार्डन में एक ओपन जिम होना चाहिए। एक जिम होना चाहिए कि हमारा गांव ऐसा है, इसमें स्कूल भी बढ़िया है, रोड भी बढ़िया है, हमारे गांव में तो पार्क भी बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, सीवरेज पाइपलाइन वगैरह भी सब है, लेकिन हमारे गांव में ओपन जिम वाला आजकल कंसेप्ट है, वो लगवा दो। तो कलेक्टर साहब को कहेंगे, तो कहेंगे हाँ हाँ हमारे पास में योजना है, एक जिला नवाचार निधि फंड में पैसा है, वहां से कलेक्टर साहब फंड रिलीज करेंगे और गांव में ओपन जिम। तो स्थानीय आवश्यकता क्या उस गांव की, उस जिले की, उसके अनुसार इस फंड में से जो है पैसा उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि जनोपयोगी परिसंपत्ति और रोजगार के अवसरों का भी सृजन करना है। कलेक्टर द्वारा नवाचारों का इसमें समावेश किया जाएगा, कुछ नई चीजों, यूनिक चीजों, तभी इस फंड में से पैसा रिलीज किया जा सकता है। ये भी 100% जो है राज्य सरकार की योजना है और राज्य सरकार इसमें योजना पैसा खर्च कर रही है। अब लास्ट योजना ग्रामीण विकास विभाग की, वो है और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा इसमें अपडेट भी करवाऊंगा आपको, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। ये 2022 में शुरू हुई है, लास्ट साल, ठीक है ना, 22 में शुरू हुई है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। अब इस योजना में क्या था कि जैसे पुराने अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो पुराने इकोनॉमिक सर्वे में 3-4 योजनाएं चलती थी, जैसे महात्मा गांधी आदर्श ग्राम पंचायत योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, एक श्री योजना थी, श्री SHREE, ये अलवर और केवल भरतपुर में लागू हुआ करती थी। शायद ऐसा ही कुछ था, या भरतपुर को छोड़कर बाकी जिलों में लागू थी, भरतपुर को छोड़कर। श्री का मतलब ये सैनिटेशन, हेल्थ है ना, रिहेबिलिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, ये श्री योजना में, इस योजना का नाम ही था। इस श्री योजना में जो जिले आते थे वहां पर सैनिटेशन, हेल्थ, ठीक है ना, इसको श्री योजना कहते हैं। एक होता स्मार्ट विलेज योजना, कि गांवों को स्मार्ट बनाना है, जैसे स्मार्ट सिटी है ना वैसा स्मार्ट विलेज। तो पहले ये योजना थी, अब इकोनॉमिक सर्वे में इन योजना का नाम नहीं है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं था, 2022 में एक योजना शुरू की गई, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। अब इस योजना का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में ये 4 योजनाएं शामिल कर दी गई है। कौन कौन सी 4 योजनाएं? मुख्यमंत्री महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, श्री योजना और स्मार्ट विलेज योजना। इन चारों योजनाओं को मिलाकर, कभी आ जाए सवाल प्री में एडवांस लेवल का,
या किसी एग्जाम में, इन चारों योजनाओं को मिलाकर एक नई योजना शुरू की जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना, ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाएगा, यही दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास करना, हॉलिस्टिक विकास करना। वही हॉलिस्टिक में सब आ गया, रोजगार, कौशल, पेयजल, सिंचाई वगैरह, ये सारा काम इसमें किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ग्रामीण विकास विभाग आपको समझ में आया? मुझे बताओ, ग्रामीण और पंचायती राज विभाग पढ़ रहे हैं, उसमें ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के 3 संगठन, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार की योजनाएं और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत केंद्र सरकार की योजना, सारी समझ में आई है कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? तो क्लियर है तो फिर अपन जो है अभी थोड़ी देर में अपन पंचायती राज का टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। पंचायती राज का टॉपिक शुरू करते हैं, ओके।